हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नवंबर 2023 के करंट अफेयर को, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने जनवरी 2023 से जनवरी 2023 से अभी तक नवंबर 2023 का करंट अफेयर आ गया है। अभी तक की करंट अफेयर की प्रत्येक सीरीज को कंप्लीट किया। इसको पहले सेक्शन वाइज कंप्लीट करते थे, जैसे पॉलिटी है तो क्लास पॉलिटी का जो चैप्टर रहा तो पॉलिटी को एक चैप्टर में कर दिया। इसी तरीके से आईआर को भी एक क्लास में कर दिया। इस तरीके से आपके 8 से 9 चैप्टर आपके 9 वीडियो जो होते थे वह कंप्लीट किए जाते थे। बट अभी ये नवंबर 2023 से कुछ ये ट्रेंड चेंज किया हुआ है कि अभी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में इसको कंप्लीट किया जाएगा। अभी तक आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को कवर अप किया जा चुका है। आज का जो हमारा पार्ट है वह पार्ट थर्ड रहेगा। पार्ट थर्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें आएगा एनवायरनमेंट और उसके साथ ही सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको टॉपिक को कवर किया जाएगा, जो कि पार्ट थर्ड के अंतर्गत आता है। चलिए, तो पार्ट थर्ड के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं। अभी तक हमने इसके पहले पार्ट फर्स्ट में राज्य व्यवस्था और शासन के संदर्भ में पढ़ा, राज्य व्यवस्था और शासन की विस्तृत पर चर्चा की। फिर इसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक रहा इसमें पार्ट फर्स्ट में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कंप्लीट किया है। और जो इसके अंतर्गत जो आपका जो दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट के अंतर्गत इकोनॉमी को कंप्लीट किया, और इकोनॉमी के साथ साथ हमने सुरक्षा से संबंधित मुद्दे को कंप्लीट किया। अब आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो पार्ट थर्ड है वह इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है जो पार्ट थर्ड के अंतर्गत आएगा, जिसमें साथ ही साथ इन्वायरमेंट और सामाजिक मुद्दे को कवर किया जाएगा। तो दो मेजर टॉपिक को इसके साथ कंप्लीट किया जाएगा आज के हमारे क्लास में। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पर्यावरण से संदर्भ में इसके प्रमुख टॉपिक को जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। इसमें जैसे भारत में शहरी क्षेत्रों के वायु प्रदूषण, पराली जलाना, क्लाउड सीडिंग, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के बारे में, जलवायु परिवर्तन और बच्चे, ग्रीन बिल्डिंग्स, राष्ट्रीय दक्ष पाक कला कार्यक्रम, जैविक कृषि, संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। फिर इसके साथ ही और भी इसके मेजर टॉपिक जैसे पेरिस समझौते, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बारे में, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट के बारे में, पश्चिमी अंटार्कटिका में हिम का पिघलना, ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट 2023, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में, ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए मसौदा दिशा निर्देश के बारे में, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का डेटा डेस बैंक के बारे में, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म के बारे में, रेड सैंडर्स को RST सूची से हटाया गया, इसके संदर्भ में, ट्रॉपिकल टिम्बर, नोआ देहिंग म्यूजिकल फ्रॉग के बारे में, हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन का जोखिम, सोमालिया में भीषण बाढ़, इसके साथ ही मिथली चक्रवात के बारे में, मिथली चक्रवात के संदर्भ में भूकंपीय झटकों की श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे जनजाति कल्याण के बारे में, जनजाति कल्याण के संदर्भ के साथ सामाजिक अलगाव और अकेलापन, शहरी बुनियादी ढांचे में सुगम्यता, मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति 2023 के मसौदे के बारे में, भारत में सरोगेसी, संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जल दिवाली, महिलाओं के मामले में न्यायिक प्रक्रिया में देरी, खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ी की भागीदारी, हेल्दी एजिंग, भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का विनिमय, साथ ही सोशल मीडिया और सामाजिक सद्भाव, उपभोक्ता व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव, ये सभी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा जो पार्ट है ये पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट को आप इसी की प्ले लिस्ट दी गई है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पे जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फिफ्थ मेजर टॉपिक आता है एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि पार्ट थर्ड के अंतर्गत रहेगा। एनवायरनमेंट के संदर्भ में पहला टॉपिक आता है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के संदर्भ में हमारा आज का पहला टॉपिक आता है। इसके संदर्भ में सबसे पहले जानते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा है। हाल ही में IQAir द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता शहर शामिल है। IQAir स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। चलिए, तो जानते हैं शहरों में वायु प्रदूषण के कारणों के बारे में कि शहरों में आखिरकार वायु प्रदूषण किस तरीके से होता है। जैसे पहला आता है जीवाश्म ईंधन के दहन के दौरान। सबसे अधिक वायु प्रदूषण जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण होता है, जैसे कि कोयला, तेल, गैसों जिसमें गैसोलीन शामिल है।
इनका उपयोग विद्युत संयंत्रों में बिजली पैदा करने और वाहनों के चलाने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा आता है औद्योगिक उत्सर्जन के संदर्भ में। औद्योगिक उत्सर्जन के संदर्भ में देखा जाए तो उद्योगों से उत्सर्जित होने वाले प्रमुख प्रदूषकों में जैसे पार्टिकुलेट मैटर हुआ, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे खुले में कूड़ा कचरा जलाने के संदर्भ में कि खुले में कूड़ा कचरा जलाने में ब्लैक कार्बन, कालिक और कैंसरकारी तत्वों जैसे जहरीली पदार्थ हवा में मिल जाती है और इसके साथ ही ये पदार्थ सक्रिय रूप से प्रदूषण के योगदान में भागीदारी देते हैं और ग्रीन हाउस गैसों में के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं। निर्माण कार्य और तोड़फोड़ के संदर्भ में देखा जाए तो ये ऐसे स्थल होते हैं जो पार्टिकुलेट मैटर और वाष्पशील कार्बनिक यौगों को जैसे अन्य वायु प्रदूषकों का एक प्रमुख स्रोत होते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण के संदर्भ में देखा जाए तो यह विषैले पदार्थों जैसे VOC का उपयोग करना, वेंटिलेशन नहीं होना, तापमान और आर्द्रता का असंतुलित स्तर इंडोर वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। कुछ कृषि पद्धतियां भी हैं, जैसे इसमें पराली का जलाना, कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों से निकलने वाली अमोनिया शामिल है। साथ ही पशुपालन संबंधी गतिविधियां भी मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों में से आती हैं। इसके अंतर्गत आता है जैसे सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु गुणवत्ता आखिरकार जो वायु गुणवत्ता है वो क्यों खराब होती है। उसका पहला रीजन आता है कि ठंडी और सघन पवनों की मंद गति के कारण ये होता है, और दूसरा आता है कि यह सूक्ष्म और शांत वायु की मौजूदगी के कारण भी होता है। तीसरा आता है कि तापीय विलोमन के कारण, जिसके चलते प्रदूषण निचले वायुमंडल में फंसा रह जाता है, और पराली जलाने के कारण ये दिल्ली में वायु प्रदूषण होता है। तो सिर्फ अकेला जो पराली जलाने का मुद्दा उठा रहता है तो उसके पीछे अकेला सिर्फ एक कारण नहीं है, लेकिन दिल्ली में वायु गुणवत्ता के खराब होने के ये 3 मेजर कारण और भी हैं, जैसे कि ठंडी और सघन पवनों की मंद गति का कारण, सूक्ष्म और शांत वायु की मौजूदगी के कारण, तापीय विलोमन के कारण जिसके कारण प्रदूषण निचले वायुमंडल में फंसा रह जाता है, और पराली जलाने का कारण इसका 4th कारण रहता है। तो इसमें ये 4 कारण इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अब आता है आपका कि शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने की समक्ष चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां पैदा होती हैं। जैसे पहली कि तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, लोगों की में जागरूकता की कमी होना, इलेक्ट्रिक वाहनें खरीदने की शुरुआती लागत और चार्जिंग अवसंरचना संबंधी बाधाएं आना, बढ़ता शहरीकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता व आर्थिक समृद्धि के बीच संतुलन का अभाव होना, अपशिष्ट निपटान की अकुशल पद्धतियों के कारण इसमें शहरों में वायु प्रदूषण कम करने की समक्ष चुनौतियां प्रमुख रहती हैं। अब आता है इसके संदर्भ में देखते हैं कि शहरी वायु प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जानते हैं, जिसके किस किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ते हैं। जिसमें पहला प्रभाव तो हर चीज़ का स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। जैसे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं कि इसमें श्वसन संबंधी संक्रमण, हृदय संबंधी रोग और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और वायु प्रदूषण से बच्चे, बुजुर्ग, संसाधन विहीन वर्ग अधिक प्रभावित होते हैं। फिर दूसरा आता है इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन का होना कि ब्लैक कार्बन या कालिक, बायोमीथेन और मीथेन जैसे वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। फिर आता है नेक्स्ट पर्यावरणीय क्षति का होना कि वायु प्रदूषण के चलते पर्यावरण का भी नुकसान होता है, जिसमें पारितंत्र, मृदा और जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव शामिल है। जैसे उदाहरण के लिए अम्लीय वर्षा से वनों, जलीय जीवों, मृदा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है, और अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड पहुंचने के कारण होती है। कृषि उत्पादकता में गिरावट के संदर्भ में कि धरातलीय ओजोन के चलते पौधों की ऊतकों की नुकसान पहुंचता है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इसके कारण फसलों की उत्पादकता में कमी आती है। पार्टिकुलेट मैटर भी फसलों की परिस्थितियों पर जमा हो जाते हैं, इसमें फसलों की विकास और वृद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। फिर आता है आर्थिक हानि के संदर्भ में कि यह लोगों को वायु प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण इलाज पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है। साथ ही वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक व्यय, बीमारी के कारण व्यक्ति की क्षमता में गिरावट और समय के पहले मृत्यु हो जैसी हानि भी इसमें शामिल होती है। इसके अलावा पर्यावरणीय क्षति और कृषि उत्पादकता में गिरावट से अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चलिए तो जानते हैं वायु गुणवत्ता को सुधार के लिए कुछ विनियामकीय उपाय किए गए हैं। इन उपाय के बारे में जैसे पहला आता है कि वाहनों में होने वाले उत्सर्जन के मामले के संदर्भ में कि इस संबंध में BS4 और BS6 मानक और CNG LPG जैसे स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन तथा पेट्रोल ईंधन मिश्रण की शुरुआत की गई है। FAME 2 योजना शुरू की गई है। उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन के मामले के संदर्भ में देखा जाए तो यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेटकोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। पेटकोक का उपयोग सीमेंट प्लांट,
चीना चूना भट्टियों और कैल्शियम कार्बाइड विनिर्माण इकाइयों में सामग्री के रूप में किया जाता है। प्रदूषण में कमी के लिए दिल्ली एनसीआर में ईंट के भट्टों में जिग जैग तकनीक का उपयोग करना अनिवार्य होता है और जिग जैग तकनीक ईंट के भट्टों से निकलने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। अपशिष्ट जलाने और उसकी डस्ट में वायु प्रदूषण के संदर्भ में देखा जाए तो प्लास्टिक पैकेजिंग, बैटरी अपशिष्ट, टायर से संबंधित अपशिष्ट और ये अपशिष्ट की विस्तारित उत्पादक और उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क लागू किया गया है। परिवेश वायु गुणवत्ता की निगरानी के बारे में कि इस संबंध में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली या सफर की शुरुआत की गई है, जिसमें AQI के आधार पर वायु गुणवत्ता और संपूर्ण शहर में प्रदूषण के स्तर पर तथा किसी निश्चित स्थान की वायु गुणवत्ता की स्थिति को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में देखा जाए तो इसका उद्देश्य PM10 की सांद्रता के स्तर में 2025 से 26 तक 40% की कमी करना तथा राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करना है, इसके संदर्भ में आता है। अब जानते हैं कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व में अन्य देशों के द्वारा क्या कुछ सफल उदाहरण दिए गए हैं, इनके संदर्भ में जानते हैं। जिसमें पहला उदाहरण दिया गया है सियोल के बारे में। सियोल जो कि कोरिया गणराज्य के अंतर्गत आता है, यहाँ 5G सक्षम ऑटोनोमस रोबोट की सहायता से औद्योगिक कॉम्प्लेक्स परिसर को स्कैन करके ये वायु प्रदूषण की निगरानी की जाती है। साथ ही यहाँ पर आम लोगों को उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली के लिए रियल टाइम वायु गुणवत्ता डेटा भी प्रदान किया जाता है। फिर दूसरा उदाहरण आता है बोगोटा जो कि कोलंबिया शहर में स्थित है। यहाँ पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ट्रकों और अन्य भारी वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी कठोर मानदंड लागू किए गए हैं और इसके अलावा इस शहर में मेट्रो रेल प्रणाली को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाया गया। फिर आता है आपका तीसरा एग्जाम्पल स्पेन के बारे में कि स्पेन में सप्ताह में 4 दिन काम करने को लेकर किए गए एक परीक्षण में यह जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसा करने से कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इससे शहर में प्रदूषण का स्तर भी कम रहता है। फिर आता है कि इसमें जो आपका फोर्थ देश आता है दक्षिणी कैलिफोर्निया। यहाँ पर इस तरीके से कुछ उपाय किए गए प्रदूषण से निपटने के लिए कि इसमें इलेक्ट्रिक कार हुआ, पत्तन पर जहाज़ों को विद्युत की आपूर्ति करना, ट्रकों, जहाज़ों और ट्रेनों के लिए स्वच्छ ईंधन और नए एवं स्वच्छ ईंधन को लगाना अनिवार्य इसके अंतर्गत कर दिया। तो इसमें ये प्रमुख ये सब चीज़ें शामिल हैं। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि इसमें क्या सुझाव दिए गए हैं कि इस वायु प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जा सकता है। जैसे विद्युत क्षेत्र की क्षमता को बेहतर बनाते हुए उत्सर्जन कम करना, कि अकुशल विद्युत संयंत्रों के स्थान पर कुशल सुपर थर्मल संयंत्रों को नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्रों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा आता है राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करना। इस संबंध में प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान की अवधारणा पर आधारित विनियामकीय फ्रेमवर्क के तहत बाजार आधारित प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि यूरोपीय संघ में एक ऐसा मॉडल लागू है जहां पर यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के अंतर्गत जिसका नाम रखा गया है। फिर आता है फसल अवशेषों के उपयोग के लिए एक बिजनेस मॉडल को लागू करना। जैसे कृषि अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा फसल अवशेषों की सीधी खरीद की जानी चाहिए और धान की पराली के अंतर्राज्यीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर आता है शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से शहर में धूल उड़ने की समस्या से निपटान होना चाहिए। जैसे कि सड़कों के किनारे वृक्षारोपण हो, लैंडफिल साइटों पर पेड़ पौधों को लगाए जाए, जैसे कार्य किए जाने चाहिए। परिवहन क्षेत्र में डिकार्बनाइजेशन होना चाहिए, जिससे इस क्रम में कुछ एक्सप्रेस भी राष्ट्रीय राजमार्गों में ग्रीन फ्रंट कॉरिडोर के रूप में घोषित किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख सुझाव दिए गए हैं जिससे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंतर्गत पराली जलाना। इसी टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक आता है पराली जलाना सुर्खियों में क्यों रहा है। हाल ही में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली को पराली जलाने के तुरंत रोक लगाने वाले निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि पराली जलाने की दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण माना जाता है। पराली जलाने के कारण के बारे में जाने कि धान, गेहूं जैसी फसलों की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने के ही पराली जलाना कहा जाता है। आमतौर पर कंबाइंड हार्वेस्टिंग प्रणाली के तहत फसल की कटाई करने वाले क्षेत्रों में फसल कटाई के बाद बचे फसल के अवशेष को जलाया जाता है। अब आता है कि किसान पराली आखिरकार क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। किसान पराली इस कारण जलाते हैं। पहला तो ये आता है कि समय की कमी होती है। समय की कमी, जैसे किसी क्षेत्रों में एक फसल की कटाई और अगली फसल की बुआई के बीच का समय बहुत कम होता है। इस स्थिति में खेतों को साफ करने के लिए पराली जलाकर ना एक त्वरित और प्रभावी तरीका माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा में फसल चक्र के बीच में केवल 2 से 3 सप्ताह का समय होता है। फिर आता है आपका दूसरा मेजर रीजन कि मशीनों से कटाई में वृद्धि होती है कि मशीनीकृत हार्वेस्टर द्वारा फसल कटवाने में खेत में लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर लंबे फसल के अवशेष रह जाते हैं।
अवशेष मतलब पराली रह जाते हैं। इनकी लंबाई फसल के प्रकार पर निर्भर करती है तथा यह जब पहले हाथ से कटाई की जाती थी तो फसल अवशेष की समस्या देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन प्रेजेंट में मशीनीकृत हार्वेस्टर के द्वारा यह समस्या देखने को मिलती है, तो उसके कारण भी इसमें जलाया जाता है। फिर आता है श्रमिकों की कमी के कारण कि खेतों में पराली को साफ करने के लिए श्रमिकों का उपयोग करना काफ़ी महंगा साबित होता है। यह स्थिति विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है, जहां खेतों को आकार तो बड़ा होता है लेकिन हार्वेस्टर मशीनों की सहायता से फसलों की कटाई तभी इसके कारण की जाती है। फिर आता है फसल अवशेषों के लिए बाजार का अभाव होना कि फसल अवशेषों का वाणिज्यिक और आर्थिक मूल्य बहुत कम होता है और इसके प्रसंस्कृत की लागत भी अधिक होती है, इसलिए किसान से इसकी अधिक लाभप्रद नहीं समझते हैं। फिर आता है पुरानी और पारंपरिक पद्धति के संदर्भ में देखा जाए तो खेती करने वाले कुछ समुदायों में पराली जलाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इसलिए इसे पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक पद्धति माना जाता है। आप जानते हैं कि पराली जलाने के संदर्भ में होने वाले उत्सर्जन के बारे में, जिसके अंतर्गत जैसे 1 टन पराली जलाने में क्या क्या उत्सर्जित होता है। 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर या कणकीय पदार्थ, फिर 60 किलोग्राम जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 199 किलोग्राम राख और 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंतर्गत यह पराली जलाने के उपरांत उत्सर्जित होता है। अब आता है आपका पराली जलाने के प्रभाव के बारे में। पराली जलाने के प्रभाव के संदर्भ में पहला तो आता है प्रदूषण, मृदा की उर्वरकता, दूसरा मृदा के तापमान में वृद्धि, तीसरा और जैव विविधता पर प्रभाव। चलिए तो विस्तृत में जानते हैं प्रदूषण के संदर्भ में कि पराली जलाने के क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषण, पराली जलाने के वायुमंडल में विषाक्त प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और बाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे हानिकारक गैसें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। ये जो प्रदूषक होते हैं वह आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं और इसके चलते घने स्मोक का निर्माण होता है, जिससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है और लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा आता है जैसे मृदा की उर्वरकता के संदर्भ में कि खेत में पराली जलाने से मृदा की उर्वरकता को कम हो जाती है, इससे मृदा में मौजूद मूसक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं और धान की पराली जलाने से खेत की मृदा का तापमान बढ़ता है और इसके चलते मृदा की उर्वरकता के लिए आवश्यक सजीव जैसे कवक और बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब आता है आपका तीसरा मेजर इसका इफेक्ट कि मृदा के तापमान में वृद्धि के कारण पराली जलाने से उत्पन्नित अत्यधिक ताप के चलते खेत की मृदा का तापमान अचानक बढ़ जाता है। इससे मृदा में नमी की मात्रा कम होती है, जिससे मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट इफेक्ट की जैव विविधता पर प्रभाव कि आग के कारण कीड़े, पक्षियों, छोटे स्तनधारियों जैसे अनेक वन्यजीव प्रजातियों का पर्यावास नष्ट हो जाता है, जो आश्रय और भोजन के लिए फसल अवशेषों पर निर्भर करता है। अब आता है विनियामकी उपाय और नीतियों के बारे में कि इसके अंतर्गत क्या विनियामकी उपाय किए गए हैं और कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई हैं। जैसे पहली आती है राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन नीति 2004 के बारे में। यह नीति फसल अवशेषों के विविध उपयोग, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण नीति तकनीकी उपायों को अपनाने और उपयुक्त कानून या विधान बनाने के लिए शुरू की गई थी। दूसरा आता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2015 में निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे, जिसमें फसल अवशेष को एकत्र करने, उनका परिवहन और उपयोग करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। दूसरा आता है कि फसल अवशेष जलाने के लिए बार बार दोषी पाए जाने वालों की एक उचित दंडात्मक और कठोरात्मक कार्यवाही की जा सकती है। और तीसरा आता है कि प्रत्येक राज्य द्वारा किसानों को खेती से पराली हटाने, एकत्र करने और भंडारण करने के लिए मशीनें, यंत्र लागत प्रदान करनी चाहिए। इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान है। फिर आता है आपका नेक्स्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठित होना, जिसके संदर्भ में इस आयोग ने पराली जलाने की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यवाही योजना तैयार की हुई है। जैसे पहली आती है कि इन सीटू फसल अवशेष में प्रबंधन के संदर्भ में कि इसमें कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना, अधिक उपज और कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों के उपयोग, कटाई के लिए बेहतर समय तय करके जैव अपघटकों के व्यापक उपयोग आदि की सहायता से फसल अवशेषों का उसी स्थान पर प्रबंधन किया जाता है। एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के संदर्भ में कि इसमें धान की पराली के वैकल्पिक उपयोग पर बल दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बायोमास विद्युत परियोजनाओं में उपयोग, तापीय विद्युत संयंत्रों में को फायरिंग और 2G एथेनॉल संयंत्रों के लिए फीड स्टॉक के रूप में, संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों में फीड स्टॉक के रूप में, औद्योगिक बॉयलरों में ईंधनों के रूप में, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र में पैकिंग सामग्री के उपयोग करना आदि इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब आता है कृषि विविधता कार्यक्रम के संदर्भ में कि यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना है, जो कि 2013 से 2014 में
हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलगहन धान की खेती के बजाय दलहन तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषिगत मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लागू कर रहा है। अब आता है कि पराली जलाने से रोकने के लिए आने वाली चुनौतियों के बारे में कि पराली जलाने के संबंध में पारंपरिक मान्यताएं गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, उन्हें बदलना कठिन है और कुछ मामले में तो किसानों को पराली जलाने के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी हानिकारक नतीजों के बारे में मालूम तक नहीं होता है। किसानों के पास पराली जलाने के अलावा पराली के समाधान करने के लिए किसी अन्य किफ़ायती विकल्प का अभाव रहता है और पराली को जलाने से रोकने के लिए बनाई गई ये विनिमय और उनके प्रभावी रूप से लागू करने में राज्यों को आवश्यक संसाधन आवंटित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके संदर्भ में आने वाली ये प्रमुख चुनौतियां हैं। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि इसमें पहला आता है कि बीज की नई और उन्नत किस्में का होना। कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की पूषा 2090 नामक अधिक उपज देने वाली और अधिक अवधि में तय होने वाली कम अवधि में होने वाली किस्में विकसित की हुई है। पूषा 2090 किस्में केवल 120 से 125 दिनों में पककर तैयार होती है, जबकि वर्तमान में पूषा 44 किस्म को पकने में 155 से 160 दिन का समय लगता है। धान की नई किस्म के चलते किसानों की अगली फसल की बुआई हेतु अपने खेतों को तैयार करने के लिए लगभग 30 दिनों का समय मिल जाएगा। फिर आता है कि नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में कि इसमें हैप्पी सीडर, रोडावेटर, बेलर, पेडरी, स्ट्रॉ चॉपर जैसी कृषि मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। चूंकि इन मशीनों की लागत अधिक होती है, इसलिए सरकार इन मशीनरी को किसानों के लिए किफायती बनाने हेतु पर्याप्त सब्सिडी प्रदान कर सकती है। दूसरा इसके अंतर्गत सुझाव आता है, तीसरा आता है कि बायोगैस संयंत्र की सहायता से पराली जलाने को रोकना। फिर आता है पूसा बायो डीकम्पोजर का होना, जिससे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है और यह अपघटन प्रक्रिया को तीव्र करके 15 से 20 दिनों में फसल अवशेषों को खाद में बदल सकती है। फिर आता है हितधारकों को शिक्षित और सशक्त बनाने के संदर्भ में कि कृषक समुदाय को शिक्षित और सशक्त बनाना पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में एक अहम कदम साबित होता है। फिर आता है फसल अवशेषों के प्रबंधन में संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देना, जैसे मल्चिंग की इस विधि से फसलों के अवशेषों में मृदा को ढक दिया जाता है, जो कि सुरक्षात्मक परत की तरह कार्य करती है। फिर आता है जुताई रहित खेती या जीरो टिल फार्मिंग। इसके तहत मृदा की संरचना में कम छेड़छाड़ करते हुए फसल अवशेषों के साथ प्रत्यक्ष रोपाई और बुवाई की जाती है। फिर आता है फसल अवशेष के उपयोग का होना कि किसान फसल अवशेषों को जलाने के बजाय जुताई जैसे अन्य तकनीकों की सहायता से फसलों के अवशेषों को मृदा में ही मिला सकते हैं और इसमें मृदा में जैविक और कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इसके संदर्भ में ये फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कुछ संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट इसके अंतर्गत सब टॉपिक में कि क्लाउड सीडिंग के बारे में। क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में जानते हैं कि हाल ही में कई शोधकर्ताओं ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक के उपयोग के लिए विचार करने के लिए कहा है। चलिए तो जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है। क्लाउड सीडिंग एक कृत्रिम रूप से मौसम में अपेक्षित बदलाव की एक तकनीक होती है, जिसके चलते सीडिंग एजेंट को हवा में स्प्रे करके बादलों को कृत्रिम रूप में संतृप्त किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। क्या होता है क्लाउड सीडिंग? यह एक ऐसे मौसम में अपेक्षित बदलाव की तकनीक है जिसके अंतर्गत सीडिंग एजेंट को हवा में स्प्रे करके बादलों को कृत्रिम रूप में संतृप्त किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। चलिए तो इसकी प्रक्रिया के संदर्भ में जानते हैं और यह किस तरीके से कार्य करता है इसके संदर्भ में जाने। तो इसकी प्रक्रिया को देखें। सबसे पहले तो इसके सर्वप्रथम विमान या जमीन आधारित जनरेटर की सहायता से मौसम का विश्लेषण करके वर्षा करने में सक्षम बादलों की पहचान की जाती है। इसके बाद सीडिंग एजेंट को इन बादलों में स्प्रे किया जाता है। सीडिंग पार्टिकल्स या कण जल की बड़ी बूंदों के निर्माण में मदद करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप अंततः वर्षा होती है। फिर आता है इसमें उपयोग के लिए जाने वाले रसायन के बारे में कि क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या सूक्ष्म बर्फ जैसे घटकों को स्प्रे किया जाता है और ये घटक सीडिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये घटक अतिरिक्त नाभिक का निर्माण करते हैं, जिस पर बादलों की नमी एकत्रित होने लगती है और समय के साथ इनका आकार बढ़ने लगता है और अधिक बूंदों का निर्माण भी होता रहता है। फिर आता है क्लाउड सीडिंग के प्रभावी होने के लिए अनिवार्य दशाओं के बारे में, जैसे बादलों के प्रकार के संदर्भ में कि सभी बादल क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसके लिए बादलों में पर्याप्त सघनता होनी चाहिए और उनका तापमान -10 डिग्री से -12 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बादलों का छाया होना कि जिस स्थान पर कृत्रिम वर्षा करवानी होती है उस स्थान पर कम से कम 50% क्षेत्र पर बादल छाए रहना चाहिए। हवा की गति निश्चित स्तर में कम होनी चाहिए। आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता
75% से कम होने पर क्लाउड सीडिंग का कम प्रभाव होता है। तापमान के संदर्भ में देखा जाए तो बादलों का तापमान इतना कम होना चाहिए कि उसमें अत्यंत शीतल तरल जल मौजूद होता है। इसके संदर्भ में प्रमुख क्लाउड सीडिंग के प्रभावी होने की अनिवार्य दशा है। चलिए तो जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग की किस तरीके से कार्य करता है। क्लाउड सीडिंग के अंतर्गत सबसे पहले तो हवाई जहाज या धरातल से किसी उपकरण या द्वारा सिल्वर आयोडाइड को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। सबसे पहले तो सिल्वर आयोडाइड को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। इसके बाद सिल्वर आयोडाइड के कण अलक्षित बादलों तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद सिल्वर आयोडाइड के जो कण हैं वह हिम क्रिस्टलीकृत के निर्माण में सहायता करते हैं। फिर इसके बाद हिम क्रिस्टल भारी होने के कारण हवा में टिके नहीं रह पाते और धरती की ओर गिरने लगते हैं। नीचे गिरते हुए हिम क्रिस्टल पिघलने लगते हैं जिससे वर्षा होती है। तो यह प्रक्रिया इस तरीके से क्लाउड सीडिंग की यह प्रक्रिया कार्य करती है। अब आता है इसके संदर्भ में कि कृत्रिम तरीके से कराई गई प्रदूषण से निपटने के लिए यह कैसे मदद कर सकता है। जैसे वायुमंडल को साफ करना कि क्लाउड सीडिंग के जरिए कराई गई वर्षा वातावरण में धूल के कणों, पार्टिकुलेट मैटर और प्रदूषकों को हटाने में मदद कर सकती है। वायुजनित प्रदूषकों में कमी करना कि कृत्रिम वर्षा वायुमंडल वातावरण में धूल, धुएं और रसायन सहित प्रदूषकों की सांद्रता को कम करने में सहायता करती है और वर्षा वायुमंडल से इन प्रदूषकों को हटाते हुए धरातल पर पहुंचा दी जाती है। स्मॉग और धुंध को कम करना कि क्लाउड सीडिंग स्मॉग और धुंध को कम करने में मदद करती है जिससे हवा साफ और सांस लेने में के लिए योग्य होती है। तो यह क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम तरीके से कराई गई प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ तरीकों से इसकी मदद की जा सकती है। अब आता है कि क्लाउड सीडिंग के प्रमुख तरीकों के बारे में जानते हैं। जैसे पहला तरीका आता है हाइग्रोस्कोपिंग क्लाउड सीडिंग के बारे में। इसके तहत बादलों के निचले हिस्से में फ्लेयर्स या विस्फोटकों के माध्यम से सीडिंग एजेंट या पार्टिकल्स को पहुंचाया जाता है और इसके बाद पार्टिकल्स की सतह पर जैसे जैसे जलवाष्प एकत्रित होने लगता है उनका आकार भी बढ़ता जाता है। दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको जैसे देशों द्वारा किए गए शोध में क्लाउड सीडिंग के इस तरीकों को लेकर सकारात्मक परिणाम सामने आए हुए हैं। फिर दूसरा आता है विद्युत आवेशों का उपयोग होना कि विद्युत आवेशों की सिल्वर आयोडाइड की तरह कार्य करते हैं और विद्युत आवेश के चलते जल की बूंदें आपस में मिलने लगती हैं और आकार बढ़ने पर वर्षा के रूप में धरती पर गिरने लगती है। 2010 में इस प्रयोग के तहत जेनेवा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बर्लिन के ऊपर हवा में इंफ्रारेड किरणों से छोड़ा गया था और प्रयोगों से पता चला है कि इंफ्रारेड किरणें वायुमंडलीय सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कण या पार्टिकल्स के रूप में परिवर्तित होने में मदद करती हैं और ये कण सीड्स के रूप में कार्य करते हैं जिससे अंततः वर्षा होती है। तो इसके संदर्भ में क्लाउड सीडिंग के प्रमुख तरीके हैं। अब आता है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए कराई गई कृत्रिम वर्षा के उपयोग के बारे में, जिसमें पहली आती है कृषि के संदर्भ में कि इससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के लिए समय पर वर्षा कराई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा 2017 में प्रोजेक्ट वर्षाधारी लॉन्च किया गया था जिसके तहत वर्षा करवाने के लिए विमान में रसायन का छिड़काव या स्प्रे किया गया था। फिर इसके बाद दूसरा आता है कि विद्युत उत्पादन के संदर्भ में कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में वृद्धि कराने के लिए क्लाउड सीडिंग विधि का उपयोग किया गया है और इससे जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है। फिर इसके अंतर्गत तीसरा आता है जल प्रदूषण पर नियंत्रण के संदर्भ में देखा जाए तो क्लाउड सीडिंग की सहायता से नदी में आवश्यक जल के प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही इसके जरिए निकलने वाले अनुपचारित अपशिष्ट प्रवाह के नदी के जल में मिलने के कारण उत्पन्न प्रभाव को कम किया जाता है। जैसे नदी में आवश्यक जल के प्रवाह से आशय यह होता है कि अलग अलग हिस्सों में वर्ष भर एक निश्चित मात्रा में जल के प्रवाह या पारिस्थितिकी प्रवाह को बनाए रखा जाए। फिर आता है कोहरा को छांटने या चक्रवात की क्षमता में कम करने के संदर्भ में कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1962 के प्रोजेक्ट स्काई वाटर को शुरू किया है जिसका उद्देश्य कोहरे को छांटना, ओलावृष्टि की संभावना और चक्रवात की क्षमता को कम करना था। फिर आता है वनाग्नि को नियंत्रित करने के संदर्भ में कि वनाग्नि की आशंका वाले क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग द्वारा वर्षा कराकर आग को बुझाने में मदद के लिए किया जाता है। साथ ही वनाग्नि के कारण उठने वाले धुएं और प्रदूषकों को वातावरण में फैलने से भी रोका जा सकता है। फिर आता है अनुसंधान और प्रायोगिक अध्ययन के संदर्भ में कि इसमें वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, बादलों में संबंधित भौतिकी और मौसम अपेक्षित बदलाव के संभावित प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अब आता है स्नोपेक जो इसके संदर्भ में एक शब्दावली आई हुई है उसके बारे में जानते हैं। तो स्नोपेक एक पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड के मौसम में पड़ी बर्फ के भंडार को स्नोपेक कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड के मौसम में पड़ी बर्फ के भंडार को स्नोपेक कहा जाता है। वर्ष के ये भंडार बसंत और गर्मियों के पिघलने से लगते हैं और इनके पिघलने से प्राप्त जल कई क्षेत्रों में जल के महत्वपूर्ण स्रोत भी
होते हैं, यह स्नोपेक की एक प्रक्रिया होती है। अब आता है कृत्रिम वर्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि दुष्प्रभाव पहला देखने को मिलता है कि क्लाउड सीडिंग के उपयोग किए जाने वाले रसायन पौधों, प्राणियों, मनुष्यों और यहाँ तक कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा जा सकता है। जैसे क्लाउड सीडिंग के उपयोग से होने वाला सिल्वर आयोडाइड जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। वह दूसरा आता है आसमान मौसम पैटर्न का होना, कि इससे जलवायु पैटर्न में बदलाव हो सकता है और स्थानीय मौसम पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है। उच्च लागत होती है, जैसे क्लाउड सीडिंग में विमान या फ्लेयर शॉट्स का उपयोग करके रसायनों को वायुमंडल में छोड़ने में अत्यधिक लागत और लॉजिस्टिक संबंधी तैयारी की आवश्यकता होती है। नैतिक और कानूनी चुनौतियां होती हैं, जिसमें जल संबंधी अधिकार और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक प्रक्रियाओं में मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित नैतिक पक्ष प्राकृतिक संसाधनों पर अलग अलग समुदायों के अधिकारों के बारे में सवाल उठाते हैं। निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो इसमें क्लाउड सीडिंग परियोजनाओं को जिम्मेदारीपूर्ण कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए, जिसके तहत नैतिक मानक और विनियामकी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और जनता के बीच सहयोगात्मक प्रयास काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र, मौसम के पैटर्न और मानव स्वास्थ्य पर क्लाउड सीडिंग के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए शोध करने की आवश्यकता होती है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। यह टॉपिक फिनिश होता है कि वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के बारे में, कि वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम ने क्या कहा है। इसके संदर्भ में एक डेटा बैंक को जान लेते हैं कि इसके संदर्भ में कि यूएनजीए ने 2017 से 2030 की अवधि हेतु वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना को अपनाया था। यह सभी प्रकार के वनों के संधारणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के लिए एक वैश्विक रूपरेखा प्रदान करती है। इसमें 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स और 26 टारगेट शामिल होती हैं, जिसमें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये गोल्स एवं टारगेट जो होते हैं वह स्वैच्छिक और सार्वभौमिक होते हैं। तो यह यूएनजीए के संदर्भ में आता है। चलिए तो जानते हैं कि यह हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा है। यूएनएफएम, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये जो है भारत में उत्तराखंड के देहरादून में वनों में संयुक्त राष्ट्र फोरम के एक भाग के रूप में एक कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम की मेजबानी की गई थी। अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में देखा जाए तो यूएनएफएफ की स्थापना 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक संकल्प के तहत की गई थी, जिसमें यूएनएफएफ सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और इसके संधारणीय विकास को बढ़ावा देता है। और भारत यूएनएफएफ का संस्थापक सदस्य। कंट्री लेड इनिशिएटिव का प्राथमिक लक्ष्य संधारणीय वन प्रबंधन और वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन के संबंध में यूएनएफएफ की चर्चाओं में योगदान देना है। साथ ही इसका उद्देश्य एसएफएम और यूएनएसपीएफ के कार्यान्वयन के लिए यूएनएफएफ के सदस्य देशों के साथ सर्वोत्तम पद्धतियों के साझाकरण को सुगम बनाना है। और भारत के नेतृत्व में सीएलआई में वन प्रमाणीकरण और संधारणीय वन प्रबंधन के विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। फिर आता है वन प्रमाणीकरण के बारे में, कि वन प्रमाणीकरण वनों के संधारणीय उपयोग, प्रबंधन को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को संधारणीय रूप से उत्पादित उत्पादों के बारे में सूचित करने वाली बाजार आधारित व्यवस्था होती है, जिसमें कुछ देश वन प्रमाणीकरण में वनों का संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करने और वन निम्नीकरण या वन निर्वनीकरण को रोकने के लिए एक प्रभावी साधन मानते हैं। फिर आता है वन प्रमाणीकरण की स्वैच्छिक प्रक्रिया के बारे में, कि इसके चलते एक स्वैच्छिक तृतीय पक्ष जैसे प्रमाणकर्ता पूर्ण निर्धारित अनिवार्यताओं, मानकों या के आधार पर वन प्रबंधन और उत्पादक की गुणवत्ता का आकलन करता है। और ये अनिवार्यताएं या मानक सार्वजनिक या निजी प्रमाणीकरण संगठन द्वारा तय किए जाते हैं। वन प्रमाणीकरण के 2 प्रकार होते हैं, जैसे वन प्रबंधन का प्रमाणीकरण होना। इसके तहत यह आकलन किया जाता है कि वनों का प्रबंधन निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए अथवा नहीं। फिर दूसरा आता है कि चेन ऑफ कस्टडी का प्रमाणीकरण होना। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिन उत्पादों को प्रमाणित सामग्री के रूप में सत्यापित किया गया है उसे गैर प्रमाणित या गैर नियंत्रित सामग्री से अलग रखा जाए। फिर आता है प्रमाणीकरण के तहत आने वाले कुल वन क्षेत्र में 2010 के बाद 35% या 120 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। विकासशील देशों के प्रमाणन से संबंधित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए प्रमाणीकरण में जुड़ी अत्यधिक लागत और लेखा परीक्षा अनुपालन से जुड़ी समस्या, दूर दराज के क्षेत्रों में स्थिति, वन स्वामियों का पहुंच का अभाव होना और अलग अलग प्रमाणीकरण मानकों से संबंधित जटिलता आदि इसके संदर्भ में आता है। अब आता है प्रमाणित संधारणीय वनों के लाभ कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे पर्यावरणीय पहलू के संदर्भ में भी देखते हैं और सामाजिक पहलू के संदर्भ में। चलिए तो सबसे पहले पर्यावरणीय पहलू के संदर्भ में देखते हैं, जिसमें आता है कि इसके चलते मौजूदा या स्थानीय जैव विविधता को बनाए रखने और बढ़ावा देने में सहयोग मिलता है। दूसरा आता है पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों का संरक्षण का संभव होता है। तीसरा आता है इसमें खतरनाक रसायनों या आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का कोई उपयोग नहीं होता है। और चौथा आता है कि इसमें जलवायु के नजरिए
जरिए से सकारात्मक प्रथाएं जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आदि लागू होती है। अब इसके सामाजिक पहलुओं को देखें कि इसमें पहला आता है कि वनों की सीमाओं के आसपास रहने वाली आबादी से परामर्श किया जाता है। दूसरा आता है लोगों की संपत्ति और भू स्वामित्व संबंधी अधिकारों का सम्मान किया जाता है। तीसरा आता है कि वन पर आधारित समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण पर गारंटी होती है। और चौथा आता है कि ILO की सिफारिशों के अनुरूप मानव और श्रमिकों के अधिकारों को सम्मान किया जाता है। इसके संदर्भ में इसके पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू हुआ करते हैं। अब आता है वनों की संधारणीय प्रवर्धन के बारे में जाने हैं। सबसे पहले तो इसके घटकों के बारे में जानते हैं, जिसके 7 घटक होते हैं, जिसके अंतर्गत वन संसाधनों का विस्तार करना, जैविक विविधता का संरक्षण होना, वन समृद्धि और सटीक सजीवता का होना, वन संसाधनों के उत्पादक कार्य होना, वन संसाधनों के संरक्षणात्मक कार्य होना, सामाजिक आर्थिक कार्य होना, कानूनी नीतिगत और संस्थागत फ्रेमवर्क कार्य होना इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है इसकी परिभाषा को देखा जाए तो यह खाद्य कृषि संगठन के अनुसार SFM का आशय वनों एवं वन भूमि के प्रबंधन और उपयोग के ऐसे तरीके और दर से करना है जैसे जो जैव विविधता, उत्पादकता, पुनर्बहाली क्षमता, विविधता आदि को बनाए रखें। दूसरा इसके अंतर्गत की स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर आवश्यक पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक कार्यों की मौजूदा और भावी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बनाए रखें। और तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाए, इसके संदर्भ में आता है। फिर इसके घटकों के संदर्भ में देखा जाए कि इसके घटकों के संदर्भ में आता है कि इसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासनिक, कानूनी, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों से लेकर अनेक स्तरों पर मानवीय हस्तक्षेप करना शामिल होता है। इसके परिणाम के बारे में देखा जाए तो यह संधारणीय रूप से प्रबंधित वन पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कार्बन प्रच्छादन, जैव विविधता का संरक्षण और जल संसाधनों का संरक्षण आदि होता है। चलिए तो जानते हैं कि वनों के संधारणीय प्रबंधन की आखिर आवश्यकता क्यों है। इसके बारे में जानते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण होना कि यह पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने और प्राकृतिक पुनर्बहाली के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक है। दूसरा आता है जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में कि वन वस्तुतः कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा SFM जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए भी आवश्यक होता है। फिर आता है सामुदायिक विकास के संदर्भ में कि वन भारत में लाखों लोगों, विशेषकर आदिवासी समुदायों की रूप जीवन रेखा होती है। साथ ही वन संरक्षण वन संसाधनों पर निर्भर रहने वाले समुदायों के कल्याण में एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वनाग्नि प्रबंधन के संदर्भ में देखा जाए तो हाल के वर्षों में विश्व में बहुत अधिक संख्या में और व्यापकता स्तर पर वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व में लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रति वर्ष आग से प्रभावित होते हैं, जो कि विश्व के कुल वन क्षेत्र का 3% होता है। भारत के राज्यों का 62% भाग उच्च तीव्रता वाली वनाग्नि के प्रति प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पारंपरिक ज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो वन वस्तुतः औषधीय पौधों और पारंपरिक ज्ञान के अच्छे स्रोत होते हैं, तो यह वनों के संधारणीय प्रबंधन की इस कारण से आवश्यकता है। चलिए तो अब आता है SFM के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला उपाय आता है कानूनी व्यवस्था का होना कि भारत में वनों के संरक्षण के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन प्रबंधन भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आदि शामिल है। जैसे उदाहरण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत सरकार निर्धारित क्षेत्रों को आरक्षित और संरक्षित वन घोषित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में वनों की कटाई संबंधी गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी जाती है। फिर दूसरा आता है संयुक्त वन प्रबंधन का होना। इसके तहत वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वन अधिकारी और स्थानीय समुदाय मिलकर कार्य करते हैं। फिर तीसरा आता है वनीकरण और पुनर्वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इसके तहत राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, हरित राजमार्ग कार्यक्रम जैसी पहले इसके अंतर्गत शुरू की गई है। अब आता है कि प्रौद्योगिकी को अपनाने के संदर्भ में इसमें वन संसाधनों को निगरानी प्रबंधन में सहायता के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मैपिंग, इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। मानकों के विकास के संदर्भ में भारत में भोपाल इंडिया प्रोसेस के जरिए अपने प्राकृतिक वनों के संधारणीय प्रवर्तन के लिए 8 मानदंडों और 37 संकेतकों का एक राष्ट्रीय सेट तैयार किया गया। सामुदायिक वन अधिकार के संदर्भ में कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनों में निवास करने के लिए समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता दी गई है। साथ ही SFM में देशज लोगों के ज्ञान और क्षमताओं का भी उपयोग किया जाता है।
अब आता है आगे की राह में, जिसमें पहला आता है भारत का प्रस्ताव। भारत के प्रस्ताव के संदर्भ में देखा जाए कि भारत ने गांधीनगर कार्यान्वयन रोड मैप और गांधीनगर सूचना मंच की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य बनाने और खनन गतिविधियों के कारण निम्नीकृत भूमि का पुनरुद्धार करना है, जिसके चलते गांधीनगर कार्यान्वयन रोड मैप और गांधीनगर सूचना मंच का विचार G20 विचार विमर्श के तहत सामने आया है। दूसरा आता है वैश्विक मानक का होना कि वन प्रमाणीकरण संरक्षण पद्धतियों बनाने का प्रबंधन करने के लिए वैश्विक बेंचमार्क मानक तैयार किए जाने चाहिए। एकीकृत अग्नि प्रबंधन रणनीति का होना कि जिसके चलते बनाने की रोकथाम प्रबंधन और संबंधित पुनरुद्धार नीतिगत हस्तक्षेप के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जिसके चलते सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब के रूप में उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। सामुदायिक विकास होना चाहिए, जिसके चलते वन प्रबंधन नीतियां बनाते समय आजीविका सुधार कार्यक्रम प्रोत्साहन योजनाओं को शामिल करना चाहिए और इसके सहयोग के संदर्भ में उपराष्ट्रीय सीमा और वनाग्नि से जुड़ी समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकारों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में आगे की राय होती है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जलवायु परिवर्तन और बच्चे के संदर्भ में कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित बच्चे और क्लाइमेट चेंज चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्षक से 2 रिपोर्ट जारी की हुई हैं। अन्य संबंधित तथ्य के बारे में देखें कि इस रिपोर्ट में जलवायु मोबिलिटी और बचपन के बीच महत्वपूर्ण संबंध को बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम संबंधी परिघटनाओं के कारण लाखों बच्चे अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और विस्थापन के बीच संबंध काफ़ी जटिल होते हैं, फिर भी अब स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में विस्थापन के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें पहला दिया गया है कि कुल आधार पर देखा जाए तो 3 देशों जिसमें फिलीपींस, भारत और चीन तीनों में बच्चों का विस्थापन सर्वाधिक रहा और इन देशों में 2016 से 2021 के बीच में मौसम संबंधी परिघटनाओं के कारण कुल मिलाकर 43 मिलियन बच्चे विस्थापित हुए हैं। फिर आता है सप्लीमेंट इंडेक्स। रिपोर्ट के 2 घटक हैं, जिसमें पहली आती है जल की कमी, दूसरी आती है जल सुभेद्यता या वाटर वल्नरेबिलिटी के बारे में। जल की कमी के संदर्भ में देखें कि यह घटक जल की भौगोलिक उपलब्धता संकेतक है और दूसरा आता है कि जल सुभेद्यता के संदर्भ में कि घटक जल की कमी के साथ साथ पेयजल सेवाओं पर पहुंच के अभाव को भी प्रकट करता है। अब आता है सप्लीमेंट इंडेक्स के संबंधित तथ्य के बारे में देखें कि इसमें विश्व में लगभग 1 बिलियन बच्चे गंभीर और अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं, जिसमें भारत, नाइजीरिया, इरिट्रिया, येमन, बुर्किना फासो उन शीर्ष 5 देशों में शामिल है जहां सर्वाधिक संख्या में बच्चे गंभीर और अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति बच्चों की अधिक सुभेद्यता के उत्तरदायी मुख्य कारक के बारे में जाने कि इसमें पहला आता है शारीरिक क्षमताएं होना। कि अपने छोटे शरीर के चलते शिशु और बच्चों को निर्जलीकरण एवं हीट स्ट्रेस का अधिक जोखिम होता है। जैसे उदाहरण के लिए यूनिसेफ की एक रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2050 तक दुनिया भर में 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 2.2 बिलियन बच्चे लू की बढ़ती घटनाओं से संबंधित जोखिमों का सामना कर रहे होंगे। दूसरा आता है आर्थिक और सामाजिक असमानता के होने के चलते यह निर्धन बच्चे पर्यावरणीय आघातों और संकटों के प्रति अधिक सुभेद्य होते हैं। और भारत में असमानता पर ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल आबादी के निचले क्रम में मौजूद 50% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 3% रहती है। महत्वपूर्ण आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता का अभाव रहना, बच्चों पर कम ध्यान देना, खुले में अधिक समय बिताना और भावनात्मक रूप से कमजोर होना इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत पहला प्रभाव तो पड़ता है बीमारी के बारे में। जैसे उदाहरण स्वरूप देखा जाए कि जल स्वच्छता साफ सफाई की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की वजह से 5 वर्ष से कम आयु के 1000 से अधिक बच्चों को प्रतिदिन मृत्यु होती है। दूसरा आता है आहार और पोषण के संदर्भ में कि जलवायु परिवर्तन के चलते फसलें बर्बाद हो रही हैं और इससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके चलते बच्चों के आहार विविधता में कमी आ रही है। शिक्षा के संदर्भ में कि उदाहरण के लिए इथियोपिया में लगभग 20% लड़कियां 5% लड़के सामान्य परिस्थितियों में स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें अपने घर से के लिए पानी लाना होता है। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य की यह अत्यधिक गर्मी बच्चों और किशोरों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और अवसाद के साथ साथ अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाती है। फिर आता है जेंडर के संदर्भ में कि उदाहरण के लिए बांग्लादेश में किसी एक वर्ष में 30 दिनों में अधिक समय तक चलने के कारण लू के कारण 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों की विवाह की संख्या 50% की वृद्धि देखी गई है।
अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं कि यूनिसेफ के बारे में, जिसके अंतर्गत यह प्रक्रिया चलाई जा रही है कि यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित 1953 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक हिस्सा स्थापित किया गया था तथा 1953 में इसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बनाया गया था। यह भारत सहित 190 से अधिक देशों क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसका उद्देश्य विश्व के सर्वाधिक वंचित बच्चों और किशोरों तक पहुंचना और हर जगह हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना है। यह निम्न रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जैसे स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन, प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रेन इन द पॉली क्राइसिस और ए 2023, ग्लोबल आउटलुक और राइट डिनाइंड आदि ये प्रमुख रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं यूनिसेफ के द्वारा। आगे की राय में देखते हैं कि रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के चलते बच्चों का सामना किए जाने वाले जोखिमों से निपटने के लिए 3P यानी कि प्रोटेक्ट, प्रिपेयर और प्रायोरिटाइज के बारे में चर्चा करता है, जैसे कि बचाव करना, तैयार करना और प्राथमिकता देने के संदर्भ में होता है। प्रोटेक्ट या बचाव करने के संदर्भ में जैसे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं, कि बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं शॉक रिस्पॉन्स पोर्टेबल और समावेशी होना चाहिए। तैयारी करने या प्रिपेयर करने के संदर्भ में देखा जाए कि अगर सक्रिय कदम उठाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में सामना कर रही दुनिया में बच्चों और युवाओं के रहने के लिए तैयार करना चाहिए। प्राथमिकता देना, कि पहले से ही विस्थापित बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि जलवायु, मानवीय और विकास से संबंधित नीति गतिविधियों और निवेश में पहले से विस्थापित बच्चों सहित अन्य बच्चों और युवाओं के विषय को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब आता है सप्लीमेंट इंडेक्स के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे UNFCCC के COP28 में बच्चों की सरकारों को शामिल करना, अनुकूलन के लिए वैश्विक लक्ष्य में शामिल करना, वित्त पोषण तंत्र निर्धारित करना और ग्लोबल स्टॉक टेक होना, जिसके चलते इंटरनेशनल इक्विटी एक सिद्धांत होता है जो यह मानता है कि धरती के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना और उन्हें भोगना प्रत्येक पीढ़ी का अधिकार रहता है। इसके अंतर्गत इसके प्रमुख निष्कर्ष के तौर पर समझा जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, कि ग्रीन बिल्डिंग हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। कि हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा तमिलनाडु में चेन्नई में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन किया गया। चलिए तो जानते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी उत्पत्ति भारतीय उद्योग परिसंघ 2001 में IGBC की स्थापना की गई थी। IBC यह भारत में ग्रीन बिल्डिंग के मामले में अग्रणी प्रमाणन संस्था है, जो कि भारत में ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। इससे अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में देखा जाए तो यह संस्था वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का संस्थापक सदस्य भी है और वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल व्यवसायों, संगठनों और सरकारों के साथ मिलकर काम करता है ताकि पेरिस समझौते या UN ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके संदर्भ में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के संदर्भ में प्रमुख तथ्य हैं। अब आता है कि ग्रीन बिल्डिंग के बारे में कि आखिर ये होती क्या है। ग्रीन बिल्डिंग से तात्पर्य आमतौर पर पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री, प्रक्रियाओं, संचालन और रखरखाव को अपनाने से होता है। ग्रीन बिल्डिंग की जो अवधारणा है वह ग्लोबल वार्मिंग एवं पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन की लागत को कम करने पर आधारित होती है। हरित निर्माण कार्य से संबंधित कुछ नवाचारी समाधानों में कूल रूफ, जियोथर्मल हीटिंग, स्मार्ट ग्रिड, रेफ्रिजरेटर, ग्रीन रूफ या हरित छतें आदि शामिल होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए एग्रोकीट होना। एग्रोकीट यह एक कार्बन नेगेटिव निर्माण सामग्री होती है जिसके चलते फसल अवशेषों जैसे धान और गेहूं की पराली, गन्ने की खोई इत्यादि से बनाया जाता है। कार्बन क्रॉप टाइल्स का निर्माण होना कि यह कार्बन अपसाइक्लिंग के तहत कार्बन आधारित अपशिष्ट का उपयोग करके किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार 12.3% चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज दर पर हरित निर्माण सामग्री का वैश्विक बाजार 2023 में 422.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 में 951.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है। ग्रीन बिल्डिंग वस्तुतः ऊर्जा दक्ष और नेट जीरो कार्बन इमारतों से अलग होती है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है ग्रीन बिल्डिंग के लाभ के बारे में जानते हैं कि इसमें पहला आता है उत्सर्जन में कमी होना, कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भवन के निर्माण और क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 38% है, साथ ही इसकी कुल ऊर्जा खपत 35% हिस्सेदारी रखती है। लीड द्वारा प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग परंपरागत इमारतों की तुलना में 25% कम ऊर्जा खपत करती है। आर्थिक लाभ के संदर्भ में देखा जाए तो ग्रीन बिल्डिंग के संचालन और रखरखाव में कम लागत आती है और इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग में और उसमें रहने वाली उत्पादकता को बेहतर बनाती है।
और इससे आर्थिक नज़रिए में देखें तो बिल्डिंग का संपूर्ण जीवन काल भी बेहतर रहता है। सामाजिक लाभ इसमें ग्रीन बिल्डिंग में स्वच्छ वायु और जल की उचित व्यवस्था के साथ साथ विषाक्त पदार्थों, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के संपर्क से आने वाले जोखिमों को कम करती है। इससे रहने वाले सुख सुविधाओं और स्वास्थ्य पर भी सुधार होता है। इसके संदर्भ में इसके लाभ होते हैं। अब आता है ग्रीन बिल्डिंग, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग और नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग में क्या अंतर है, इसके बारे में जानते हैं। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग के बारे में कि यह इसमें तापन, शीतलन और अन्य उपकरणों को चलाने आदि के लिए कम ऊर्जा का उपयोग होता है। फिर आता है ग्रीन बिल्डिंग, इसमें ऊर्जा दक्षता के अलावा जल दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण के अनुकूलन निर्माण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग, इसमें ऊर्जा की खपत में कटौती करके और ऑन साइट या ऑफ साइट नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल किया जाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों में कटौती होती है। इसके संदर्भ में 3 प्रमुख में डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं। अब आता है ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के बारे में कि इसने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने वर्ष 2007 में इस संहिता को गठित किया है, जो कि 2017 में संशोधित किया गया था। ईसीबीसी नई वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक स्थापित करता है। इको निवास संहिता 2018 में जारी की गई, जो कि विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। और फिर आता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट या गृह का लागू किया गया, जो कि टेरी या ऊर्जा और संसाधन संस्थान और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। और गृह 5 स्टार रेटिंग का उपयोग करता है और यह रेटिंग 5 वर्ष के लिए वैध होती है। एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन लीडरशिप के बारे में, यह यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित ग्रीन बिल्डिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली है। वाणिज्यिक भवनों की स्टार रेटिंग है। फिर आता है त्वरित मंजूरी के संदर्भ में देखा जाए तो यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैसे ऐसी हरित भवन परियोजनाओं के लिए त्वरित पर्यावरण मंजूरी प्रदान करती है, जो भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा पूर्व प्रमाणित की जाती है। इसके अंतर्गत उठाए गए प्रमुख कदम हैं। अब आता है ग्रीन बिल्डिंग के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में, जैसे निर्माण संबंधी उच्च प्रारंभिक लागत, निर्माण कार्य में समस्याएं होना, गवर्नेंस संबंधी मुद्दे और सीमित जागरूकता का होना, इसके संदर्भ में प्रमुख चुनौतियों को देखा जाता है। अब आता है आगे की राय में देखा जाए तो कैसे आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, नीतिगत उपाय होने चाहिए, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण होना चाहिए और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जैसे स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रीन बिल्डिंग के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय दक्ष पाक कला कार्यक्रम के बारे में। हाल ही में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने राष्ट्रीय दक्ष पाक कला कार्यक्रम और ऊर्जा दक्ष पंखे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत आता है कि राष्ट्रीय दक्ष पाक कला कार्यक्रम के बारे में जानें कि यह कार्यक्रम स्वच्छ पाक कला योजना का एक उपघटक है, जिसका उद्देश्य भारत में पाक कला के कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। और इसका लक्ष्य पूरे देश में 20 लाख ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुक स्टोव वितरित करना है, जिसका फोकस इसके विद्युत मंत्रालय की गो इलेक्ट्रिक पहल के अनुरूप नॉन सोलर विद्युत आधारित इंडक्शन कुक स्टोव पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि ऊर्जा दक्ष पंखे कार्यक्रम के बारे में जानें कि इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्ष पंखों के महत्व और आवश्यकता पर जोर देना है। इसका लक्ष्य योजना के तहत 1 करोड़ ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कुल आवासीय और बिजली खपत में लगभग 20% की कमी की जा सकती है। इसके संदर्भ में आता है गो इलेक्ट्रिक अभियान का जो इसके अंतर्गत उद्देश्य है वह सूचना, संचार, शिक्षा संबंधी गतिविधियों के माध्यम से ई मोबिलिटी और इकोसिस्टम इलेक्ट्रिक कुकिंग के लाभों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। यह गो इलेक्ट्रिक अभियान या कार्यक्रम चलाया गया है। अब आता है वैकल्पिक कुकिंग सॉल्यूशन के लिए कुछ अन्य योजनाएं हैं, जैसे उन्नत चूल्हा अभियान 2014। इसका उद्देश्य देश में उच्च दक्षता या निम्न उत्सर्जन वाले उन्नत बायोमास कुक स्टोव को बढ़ावा देना है और इससे ईंधन के रूप में लकड़ी की खपत को कम किया जा सकता है। फिर आता है राष्ट्रीय बायोमास और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और सर्द शहरी क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु परिवारों के आकार के आधार पर घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करनी है और इंडोर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सोलर कुकर को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका उद्देश्य लोगों को खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन जैसे जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि के उपयोग के स्थान पर एलपीजी गैस जैसे स्वच्छ ईंधन को उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है ई पहल के महत्व के बारे में जानते हैं। यह पहल जो है वह पहल के बारे में जानते हैं कि यह जो पहल है ये कुकिंग के लाभ के बारे में इस पहल के संदर्भ में सबसे पहले जानते हैं कि यह जो पहल है इसमें ई कुकिंग के संदर्भ में इसे पोर्टेबल सुविधा और सुरक्षा के चलते पारंपरिक गैस और इलेक्ट्रिक स्टोव के दक्ष और सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाता है। इंडक्शन स्टोव की बढ़ती मांग को पूरा करता है और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है, आर्थिक बचत होती है और इसके अन्य लाभ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऊर्जा के आयातित स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही इसमें इंडक्शन और आंच पर पकाए जाने वाले भोजन के स्वाद में भी कोई अंतर नहीं होगा। अब आता है कि एनर्जी इफिशिएंस सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जो कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपक्रमों में के एक संयुक्त उद्यम के रूप में 2009 में स्थापित किया गया था। इन उपक्रम में आता है राष्ट्रीय तापीय विद्युत लिमिटेड, विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के लिए इकोसिस्टम को सक्षम करना और उन्हें नवाचारों और बाजार के निर्माण से संबंधित दृष्टिकोण भी शामिल है। और इसका प्रमुख कार्यक्रम उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेंस LED फॉर ऑल योजना, इसके तहत देश भर में LED बल्ब वितरित करना, राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम और भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम इसके अंतर्गत इसके प्रमुख कार्यक्रम आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जैविक कृषि के बारे में। जैविक कृषि के संदर्भ में देखा जाए कि हाल ही में सहकारी समितियों के लिए जरिए जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आधारित योजना शुरू की गई है। इस संगोष्ठी में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के जैविक खाद्य उत्पादों को भारत ऑर्गेनिक ब्रांड का नाम दिया गया। अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में देखा जाए तो भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 6 जैविक ऑर्गेनिक उत्पाद जारी किए गए हैं। इसमें अरहर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना एवं मसूरी दाल आते हैं। NCOL के संदर्भ में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के तहत शुरू की गई सभी जैविक उत्पादों के लिए खुदरा दुकानों का एक नेटवर्क भी जैविक उत्पादों के लिए एक मंच की अवधारणा के साथ लॉन्च किया गया है। NCOL भारत सरकार द्वारा स्थापित 3 नई सहकारी समितियों में से एक है। यह 2 सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड राष्ट्रीय स्तर पर बहु राज्य सहकारी बीज समिति है, जो निर्यात और प्रमाणित बीज के क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। अब आता है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में, जो कि आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2023 में बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत की गई। इसका उद्देश्य देश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए एक मंच प्रदान करना है और उनके उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था करना है। इसे संयुक्त रूप से निम्नलिखित संस्थानों द्वारा प्रमोट किया जाता है, जैसे अमूल, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सहकारी विकास कार्यक्रम निगम इसके अंतर्गत आता है। इसका कार्य भारत में जैविक उत्पादों की बिक्री करने का तथा बाद में अन्य देशों में इसकी बिक्री को बढ़ावा देगा। इसके सदस्य में केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित कोई भी सहकारी समिति या व्यक्तियों का संघ NCOL का सदस्य बन जाता है। अब आता है जैविक कृषि के बारे में कि जैविक कृषि क्या होती है। जैविक कृषि के तहत जैव विविधता, जैविक चक्र, मृदा की जैविक गतिविधियों को बेहतर बनाने के साथ साथ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। इसके तहत खेतों में रासायनिक खाद या कीटनाशकों जैसे ऑफ फॉर्म इनपुट्स आदि की बजाय गोबर की खाद, जैविक खाद, फसल चक्र, बैक्टीरियल कल्चर आदि जैसे ऑन फॉर्म इनपुट्स का प्रयोग किया जाता है। इससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता और उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसके एक डेटा बैंक को जाने कि इसके संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दुनिया में जैविक कृषि के चलते किसानों की सबसे अधिक संख्या 44.3 लाख रही। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुमान के अनुसार देखा जाए कि 2021-22 तक भारत में 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जैविक कृषि की जाती है और द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेटिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि के तहत प्रमाणित क्षेत्र के मामले में भारत 6ठे स्थान पर आता है। अब आता है जैविक कृषि के लाभ के बारे में देखा जाए कि यह पर्यावरण के लिए लाभ के संदर्भ में पहला आता है। इसके संदर्भ में देखा जाए तो यह हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करता है, मृदा की उर्वरता एवं गुणवत्ता में सुधार होती है, कार्बन प्रच्छादन होता है। इस पद्धति से मृदा का अपरदन कम होता है, जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलती है, जैव विविधता को बनाए रखने और सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है और पशुओं के लिए रसायन मुक्त पोषण चाराहार उपलब्ध कराती है इत्यादि इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है किसानों के लाभ के संदर्भ में देखा जाए कि यह इनपुट खाद, बीज, कीटनाशक संबंधी लागत को कम करती है,
रसायन रहित उपज के कारण ग्राहकों को अधिक आकर्षित करती है और चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अधिक सहनशील होती है। उपभोक्ताओं के लिए लाभ के संदर्भ में देखा जाए तो यह स्वास्थ्यवर्धक, उच्च पोषण गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराती है आदि। अब आता है जैविक कृषि बनाम प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में देखा जाए तो जैविक कृषि बनाम प्राकृतिक कृषि। यद्यपि जैविक और प्राकृतिक कृषि दोनों कुछ पहलू हैं, जैसे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करने, कृषि पर बायोमास प्रबंधन और जैविक पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण का उपयोग करने, फसल चक्र को प्रोत्साहित करने के आदि के मामले लगभग समान होते हैं। हालांकि इस कुछ पहलुओं में प्रणालियां भिन्न भी हैं। जैसे जैविक और प्राकृतिक कृषि के बारे में, जैविक कृषि के संदर्भ में देखा जाए तो खेतों से बाहर तैयार किए गए कार्बनिक एवं जैविक पदार्थ जैसे कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का उपयोग किया जाता है। फिर आता है कि खनिज तत्वों के उपयोग के माध्यम से कृषि भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों में सुधार किया जाता है। इसमें जुताई, मृदा को पलटना और खरपतवार निकालने के लिए निराई जैसे कार्य किए जाते हैं। फिर आता है प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में। प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में कृषि भूमि पर किसी भी तरह के बाह्य इनपुट्स का उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात इस पद्धति में खेत बाहर तैयार किए गए किसी भी रासायनिक और जैविक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता और इसके तहत खेतों पर ही मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों, केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को प्रोत्साहित कर धीरे धीरे मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि की जाती है। और इस पद्धति में खेतों में किसी भी तरह के खनिज तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाविधि को अपनाया जाता है, जिसमें जुताई, मृदा को पलटना, खरपतवार निकालने के लिए निराई जैसे कोई भी कारक इसमें कार्य नहीं किए जाते। अब आता है आपका कि जैविक कृषि के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों के बारे में, जिसमें पहला आता है कि उच्च इनपुट लागत होना और कम पैदावार का होना। कि पारंपरिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि को अपनाने में शुरुआती वर्षों में खेती की लागत काफ़ी अधिक आती है एवं उत्पादन कम होता है। अकुशल आपूर्ति श्रृंखला होना कि जैविक उत्पादों की मार्केटिंग और वितरण के लिए बेहतर आपूर्ति श्रृंखला का अभाव एक चुनौती भी बनी हुई है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे होते हैं। सरकार द्वारा सीमित मात्रा में सहायता होती है। जागरूकता का अभाव होता है। जैसे भारत में किसान जैविक कृषि की अवधारणा और इससे प्राप्त होने वाले लाभों से अनजान रहते हैं। इसके कारण यह है कि किसान जैविक फसलों के उत्पादन में जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रबंधन, कीट प्रबंधन और इससे प्राप्त होने वाले लाभ से भलीभांति परिचित नहीं होते हैं। अब आता है जैविक कृषि के सिद्धांत के बारे में, जिसमें पहला आता है स्वास्थ्य का सिद्धांत। स्वास्थ्य का सिद्धांत मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, भारत एवं धरती की भलाई की सामूहिक रूप से अलग अलग तरीके को बढ़ावा देना है। दूसरा आता है पारिस्थितिकी सिद्धांत, जिसमें पारिस्थितिकी प्रणाली और चक्रों के साथ संतुलन बनाना, उसके अनुरूप काम करना और उसमें कम से कम व्यवधान डालना और उसे बनाए रखना मदद करना होता है। निष्पक्षता के सिद्धांत के अंतर्गत होता है कि पर्यावरण और जीवन के अवसर को लेकर एक साझा संबंध निर्माण किए गए हैं। देखभाल का सिद्धांत, जिसमें भावी पीढ़ियों को भी ध्यान रखना और पर्यावरण का संरक्षण करना होता है, यह जैविक कृषि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब आता है भारत में जैव प्रमाणीकरण व्यवस्था के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने वाली प्रक्रिया का एक स्वतंत्र संगठन जैविक मानकों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण उत्पादन प्रक्रियाओं, प्रसंस्करण, हैंडलिंग, परिवहन आदि की समीक्षा करता है और इसका प्रबंधन एवं संचालन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। और यह प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणित उत्पादों को निर्यात या आयात सहित घरेलू बाजारों के कारोबार में किया जाता है। फिर आता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया के बारे में। पीएससी इंडिया यह स्थानीय रूप से प्रासंगिक गुणवत्ता आश्वासन संबंधी एक पहल होती है और यह जैविक उत्पादों से जुड़े उत्पाद उपभोक्ता सहित सभी हितधारकों पर जोर देती है, जिससे तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण व्यवस्था से अलग रहकर कार्य करती है और इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं जैविक भारत लोगों के बारे में कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर इन लोगों को लगाने की शुरुआत की है। यह लोगो एक पहचान चिन्ह होता है जो जैविक पदार्थों को उसके गैर जैविक उत्पादों से अलग करता है। अब आता है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पहले आरंभ की गई हैं, जिसमें पहली पहल आती है परंपरागत कृषि विकास योजना। यह जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर पद्धति पर आधारित कार्यक्रम है। दूसरा आता है राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित किया गया है। इसका मकसद देश में जैविक विविध फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को संस्थागत सहायता और सुविधा प्रदान करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास कार्य योजना के बारे में, जिसका उद्देश्य
जैविक फसलों के उत्पादों को उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के इनपुट से लेकर बीज प्रमाणन तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास को सुगम बढ़ाना है। फिर आता है ऑर्गेनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यह किसानों को खुदरा और थोक खरीदारों को सीधे जोड़ता है, जिसका बजट 2023 के अनुसार सरकार अगले 3 वर्षों के दौरान 10 मिलियन किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहायता प्रदान करता है। राज्य स्तरीय पहल के संदर्भ में देखा जाए तो केरल सरकार का एक जैविक कृषि मिशन होता है। इसके तहत प्रदेश में हर साल जैविक खेती में रकबे में 1000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी की जाएगी और इस तरह अगले 5 साल में केरल में जैविक खेती के रकबे को बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और सिक्किम दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है। अब आता है आगे की राह में देखा जाए तो इसमें आता है कि सूचना और संचार उपकरणों का उपयोग करके फार्मर इस फील्ड स्कूलों के जरिए ऑन फॉर्म इनपुट का उत्पादन करने के लिए किसानों को एकजुट और प्रशिक्षित करना चाहिए। स्थानीय संसाधनों का उपयोग और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने वाले जैविक खेतों की आवश्यक इनपुट्स के स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना तथा कंपोस्ट तकनीक के संबंध में छोटे स्तर पर विनिर्माताओं और उद्यमियों गुणवत्ता संबंधी आश्वासन और उत्पादन को बढ़ाने के लिए खाद्य के विपणन और बिक्री में आवश्यक क्षमता निर्माण में निवेश करना चाहिए। अब आता है जैविक कृषि में मदद के लिए सहकारी समितियों की भूमिका के बारे में देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि किसानों को प्रमाणित करने और विश्वसनीय जैविक उत्पादों को उपलब्ध कराने में, जैविक उत्पादों के लिए एक समर्पित मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम का विकास करने और उन्हें बनाए रखने में, जैविक कृषि करने वाले किसानों की तकनीकी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदान करने और उसमें क्षमता निर्माण करने में। चौथा आता है कि जैविक कृषि करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। पांचवा आता है कि वैश्विक बाजार में जैविक उत्पादों की पहुंच और मांग को बढ़ावा देने के संदर्भ में इन समितियों की प्रमुख भूमिका रहती है। अब यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होते हैं। अब आते हैं आपके संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली आज की इसके अंतर्गत सुर्खी आती है क्लाइमेट इक्वलिटी के बारे में कि ऑक्सफैम ने क्लाइमेट इक्वलिटी आ प्लेनेट फॉर द 99% शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु संकट और अत्यधिक असमानता मानवता के समक्ष मौजूद दोहरी चुनौतियां होती हैं। चलिए तो कुछ शब्दावलियों को जान लेते हैं, जैसे जलवायु समानता और जलवायु समानता के संदर्भ में क्या इसकी प्रमुख शब्दावली है। जलवायु असमानता वह होती है जो अलग अलग कारकों को वजह से कुछ समुदायों को तुलनात्मक और असमान रूप से जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभाव झेलने पर पड़ती है और इन कारकों से मौजूदा सुविधताओं की असमानता चली आ रही है, जैसे सामाजिक आर्थिक असमानताएं, प्रणालीगत पर्यावरणीय अन्याय आदि इसके अंतर्गत शामिल होता है। जलवायु असमानता के बारे में देखा जाए तो यह जलवायु संरक्षण के प्रयासों से मिलने वाले लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करती है और साथ ही यह जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों के असमान बोझ को भी कम कर देती है। अब आता है रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में आता है कि इसमें 2019 के आंकड़ों के अनुसार सुपर रिच अत्यधिक संपन्न 1% और लोग 16% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। यह सबसे गरीब 66% लोगों के लिए उत्सर्जन के बराबर है। 1990 के दशक में सुपर रिच 1% लोगों में आधी आबादी की तुलना में दोगुने से भी अधिक कार्बन का उत्सर्जन होता है। यह रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु है। इसके अंतर्गत कुछ नीतिगत सिफारिशें की गई हैं कि समानता में व्यापक वृद्धि होना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को त्वरित और न्यायसंगत तरीके से समाप्त करना, नए युग के लिए नया उद्देश्य इसके संदर्भ में प्रमुख नीतिगत सिफारिशें की गई हैं। अब आता है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के बारे में, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 को जारी किया। देशों व समुदायों की आघात सहन करने की क्षमता को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनता को कम करने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन अंतराल वास्तव में कार्यान्वित किए गए अनुकूलन संबंधी उपायों, सामाजिक स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों के बीच का एक अंतर होता है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित वरीयताओं और संसाधन की सीमित मात्रा में प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को दर्शाते हुए निर्धारित किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलन संबंधी उपायों के लिए जो वित्त उपलब्ध कराया जाता है वह विकासशील देशों में उसमें लगभग 10 से 18 गुना वित्त की आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में आता है कि यह इसकी मुख्य सिफारिशों के संदर्भ में भी देखा जाए तो यह विकसित देशों के अनुकूलन से जुड़े कार्यक्रमों जैसे जलवायु वित्त को 2025 तक 2019 के स्तर से लगभग 2 गुना करने की आवश्यकता है और बजट नियोजन में अनुकूलन को समेकित करने के लिए क्लाइमेट बजट ट्रैकिंग एंड ट्रैकिंग को बढ़ाने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अंतर्गत आता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम के बारे में, जो कि नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है और यह एक वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, जिसका गठन मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तुरंत बाद किया गया था और यह 193 सदस्य देश हैं। इसमें भारत भी इसका सदस्य देश आता है। अब आता है हमारी नेक्स्ट सुर्खियां कि पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों और सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 के बारे में कि यूएनएफसीसी ने सचिवालय ने पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों पर सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के 195 पक्षकारों की एनडीसी का विश्लेषण करती है और रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाले तो यह विश्व पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पा रहे और नवीनतम एनडीसी लागू होने के बाद 2010 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 8.8% की बढ़ोतरी होगी। इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है कि पेरिस समझौते के बारे में देखा जाए और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बारे में देखा जाए कि पेरिस समझौता जो है वह 2015 में अपनाई गई संधि में कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता था और वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औसत औद्योगिक स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे बनाए रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में देखा जाए तो एनडीसी वस्तुतः देशों द्वारा जलवायु कार्यवाही हेतु स्वैच्छिक रूप से अपनाई गई राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिबद्धताएं और एनडीसी को प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट करना अनिवार्य होता है। सिफारिशों के संदर्भ में देखा जाए तो 2030 से पहले एमिशन या उत्सर्जन पीक हासिल करने के लिए आवश्यक उपायों को निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि करने की जरूरत, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाया जाना, बाजार आधारित तंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए जिसमें एमिशन पीक होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसके बाद उत्सर्जन को एक चरम सीमा पर पहुंचकर बंद हो जाता है और धीरे धीरे यह कम होने लगता है। फिर आता है यूएनएफसीसी का सचिवालय यूएन क्लाइमेट चेंज को जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का कार्य सौंपा गया है और यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1992 के द्वारा अपनाया गया था। यह पेरिस समझौते की एक मूल संधि के रूप में होता है। अब आता है आपका कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023 के बारे में, जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन या स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023 के द्वारा जारी किया गया। यह वार्षिक रिपोर्ट 2000 स्वास्थ्य पर केंद्रित है और रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो यह जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव डालती है और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में हुई प्रगति दशकों की प्रगति को पीछे ले जाती है। इसे विशेष रूप से सबसे संवेद्य समुदाय को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वित्त पोषण की कमी होती है, जलवायु संबंधी जानकारियों का कम उपयोग होता है और स्वास्थ्य के लिए जलवायु सेवाएं दी जाती हैं। इसकी प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में देखा जाए तो यह स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल के क्षेत्र में भागीदारी को जलवायु संबंधी प्रासंगिक सूचनाओं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक होती हैं, जिसका लक्ष्य निम्नलिखित माध्यम से हासिल किया जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी जुड़े संबंधी स्थानीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए देश के भीतर क्षमताओं के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता और नीतियों में स्वास्थ्य देखभाल और मौसम विज्ञान से संबंधित भागीदारों के बीच सहयोग बढ़ाने संबंधी प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख सिफारिशों के मुख्य बिंदु है। अब आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में किया है क्या है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत 1950 में स्थापित किया गया था और इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन से हुई है। इसकी स्थापना की नींव बिना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 के अंतर्गत रखी गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आता है कि पश्चिमी अंटार्कटिका में हिम पिघलने के संदर्भ में देखते हैं कि पश्चिमी अंटार्कटिका में एक अनुसंधान के अनुसार पश्चिमी अंटार्कटिका में बर्फ का तेजी से पिघलना लगातार जारी है। ये पश्चिमी अंटार्कटिका के संदर्भ में जिसमें शोधकर्ताओं ने कहा है कि हाई रेजोल्यूशन एमिशन सी एम्बेडेड आइस सीट इस मॉडल का उपयोग किया गया है। यह एमंडसन सागर में तैर रही आइस शेल्फ महासागरीय गतिविधियों के कारण बर्फ पिघल रही हो और वर्तमान में यही वह प्रक्रिया है जो समुद्री जल स्तर वृद्धि में अंटार्कटिका के योगदान को नियंत्रित करती है। एमंडसन सागर पश्चिमी अंटार्कटिका के तट पर स्थित है। महासागरीय गतिविधियों की वजह से तैरती हुई आइस शेल्फ के पिघलने के बारे में जाने कि इसके निम्नलिखित अनुक्रम का यह अनुसरण करती है। जैसे पहला, हिम पिघलने से ग्राउंडिंग लाइन पीछे हट जाती है। ग्राउंडिंग लाइन पीछे हट जाती है और यह ग्राउंडिंग लाइन वह बिंदु होता है जहां पर ग्लेशियर और आइस शेल्फ का संपर्क आधार तल समाप्त होता है और उसका समुद्र में तैरना आरंभ होता है। उसे ग्राउंडिंग लाइन कहा जाता है। इसे संपूर्ण ग्राउंडिंग लाइन के पास तैरती बर्फ महासागरीय गतिविधियों का सामना करने में सक्षम नहीं रह पाती है। ग्राउंडिंग लाइन की तरफ आइस शेल्फ के तेजी से आने बढ़ने के कारण आइस शेल्फ का क्षैतिज प्रसार अधिक होने लगता है, जिससे आइस शेल्फ पतली होने लगती है और इसकी मोटाई कम होने लगती है। इससे आइस शेल्फ की
एक सतही ढलान तीव्र हो जाती है, जिसके चलते आइस शेल्फ आगे बढ़ता है। महासागर की दिशा में आइस शीट के तीव्र प्रवाह के कारण आइस शीट के नीचे से भी बर्फ पतली होने लगती है। इससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और हालिया अनुसंधान में एक चिंताजनक पहलू यह बना हुआ है कि समुद्र के जल स्तर में भारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे पश्चिमी अंटार्कटिका की आइस शीट पूरी तरह नष्ट हो गई है तो समुद्र जल स्तर 5 मीटर तक बढ़ सकता है और तटीय शहरों पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि विश्व की 1/3 से अधिक आबादी समुद्री तटों से 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के से उनके समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब इसको देखते हैं, अंटार्कटिका की अवस्थिति को देखते हैं, जिसमें ये अंटार्कटिका है, इसकी ये अवस्थिति को देखा गया है कि यहाँ पर रोस सी है, यहाँ पर वेडन सी है और ये एमेंडन सी है और यहाँ की यह घटना पश्चिमी अंटार्कटिका आइस शीट की यह घटना यह घटित हो रही है। अब आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट सुर्खियाँ की ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस के 2023 की रिपोर्ट के बारे में। यह जो रिपोर्ट है इसे क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है और यह जलवायु वित्त का एक ऐसा वित्त होता है जिसका इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन की समस्या का समन और उनके अनुकूलन संबंधी कार्यों के वित्त पोषण के लिए किया जाता है, जिसका वित्त पोषण सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों के धन से जुटाया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो रिपोर्ट 2021-22 में वार्षिक स्तर पर औसत जलवायु वित्त में लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह राशि पिछले वर्षों की तुलना में लगभग दुगनी है। जलवायु वित्त में हुई वृद्धि 90% हिस्सा है, जैसे चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, जापान आदि भारत को प्राप्त है। फिर इसकी रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों को देखा जाए तो इसमें आता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करते हुए जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप नियम और आर्थिक प्रोत्साहन बनाए जाने चाहिए। निजी क्षेत्र से जलवायु वित्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए रियायती वित्त का लाभ उठाया जाना चाहिए। वित्तीय प्रणालियों में जलवायु संबंधी अनुकूलन और लचीलेपन को मुख्य रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से ये रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें आती हैं। अब आज जानते हैं वैश्विक जलवायु वित्त प्रणाली के बारे में। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में देखा जाए तो यह रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान स्थापित किया गया था और यह 183 देशों के साथ मिलकर काम करने वाली 18 एजेंसियों की एक विशिष्ट साझेदारी है। इसका काम दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना है। अब आता है अनुकूलन कोष के बारे में। इसे एडेप्टेशन फंड कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। यह क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में अनुकूलन संबंधी बेहतर परियोजनाओं और योजनाओं का वित्त पोषण करना है। फिर आता है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के बारे में, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी और यह निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए की गई है, जिसमें अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ऊर्जा परिवहन आदि शामिल होता है। अब आता है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड के बारे में, जिसकी स्थापना NAPA नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के निर्माण और कार्यान्वयन के अल्प विकसित देशों की सहायता से प्रदान की गई थी, जिसमें की गई थी। फिर आता है हरित जलवायु कोष के बारे में, जिसकी स्थापना 2010 में कानकुन समझौते के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने और उन्हें हासिल करने में समर्थन प्रदान करना होता है। अब आता है आपकी नेक्स्ट सुर्खियाँ, जिसमें आता है कि विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में, कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने नूर अबू धाबी सोलर प्लांट को हरित ऊर्जा के लिए राष्ट्र को समर्पित के रूप में प्रस्तुत किया है। यह दुनिया के सबसे बड़े स्टैंड एलोन परिचालनरत और सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। इसकी कुल क्षमता 1.2 गीगावाट होती है। अन्य बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में देखा जाए तो इसमें राजस्थान के भड़ला सोलर पार्क की क्षमता 2.25 गीगावाट है और यह एक से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करता है। फिर आता है कर्नाटक में पवागड़ा सोलर पार्क की क्षमता, जो कि 2 गीगावाट है। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। यह तेलंगाना रामागुंडम में स्थापित है और इसका 2022 में परिचालन आरंभ हुआ था। इसके संदर्भ में आता है। और कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। अब आती है हमारी नेक्स्ट सुर्खियाँ, जिसमें दिया गया है ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए मौजूदा दिशा निर्देश। ASCI ने ग्रीन वॉशिंग, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के द्वारा ग्रीन वॉशिंग मुक्त विज्ञापन सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन में पर्यावरणीय और ग्रीन क्लेमेक्स के लिए मौजूदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय विज्ञापन मानक प्राधिकरण का गठन 1985 में 100 विनियामक संगठन के रूप में किया गया है। यह विज्ञापन और मीडिया उद्योग के पेशेवरों में गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों में शालीनता, निष्पक्षता और ईमानदारी को बनाए रखना होता है। ग्रीन वॉशिंग के अंतर्गत बॉन्ड
या कंपनियों को अपने अधिकार उत्पादों सेवाओं के पर्यावरण हितैषी दिखाने का प्रयास करती है, जबकि वास्तविकता इससे विपरीत होती है। इसे ग्रीन सीन कहा जाता है। कंपनियां पर्यावरणीय हितैषी दावों के द्वारा यह दिखाने का प्रयास करती हैं कि इनमें उत्पादों या सेवाओं में पर्यावरण पर या तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या वे पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। इनके लिए फिविंग, वेगनेस और जैसे विविध तरीकों का सहारा लिया जाता है। फिविंग वो होते हैं जो उत्पादों और सेवाओं के नेट जीरो, ग्रीन, पर्यावरण अनुकूल जैसे झूठे दावे किए जाते हैं, और वेगनेस वो उत्पादनों या सेवाओं के उत्पादन प्रक्रियाओं या इनमें प्रयुक्त सामग्रियों के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं दी गई है। ग्रीन वॉशिंग शब्दावली का उपयोग सर्वप्रथम 1986 में जे बेस्टर्ड वेल्ड के द्वारा किया गया था। अब आता है आपका ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए भारत ने शुरू की गई कुछ पहलों के बारे में, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी और ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पर कई मापदंड जारी किए, और भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिट में शामिल होने की घोषणा की है। सेबी ने ग्रीन बॉन्ड जारी करते समय क्या करें क्या ना करें संबंधी निर्देश भी जारी किए हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिशमन का डेटा डैशबोर्ड के बारे में, कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसरण ने अपना पहला डेटा डैशबोर्ड जारी किया हुआ है। यह इसमें 126 देशों के राष्ट्रीय रिपोर्टिंग आंकड़ों को संकलित किया गया है। इस डैशबोर्ड में दर्शाया गया है कि विश्व के सभी क्षेत्रों में भू निम्नीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो यह 2015 से 2019 के बीच में प्रतिवर्ष कम से कम 10 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ और उत्पादक जमीन निम्नीकृत हो गई थी, इसके संदर्भ में है। फिर आता है कि भारत का रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि 9.45% भूमि क्षेत्र निम्नीकृत हो गया, और 2016 से 2019 के बीच में रिपोर्ट की गई वैश्विक भूमि क्षेत्र का 50.49% और भारत का 36.8% भूमि क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो गया था। भूमि और मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र सबसे गंभीर निम्नीकरण के दौर में गुजर रहा है। अब आता है भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ पहले की स्टार्ट की गई हैं, जिसमें पहली आती है कि भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और निर्वनीकरण वाली भूमि को पुनर्बहाल करने के लिए एक स्वैच्छिक वन चैलेंज संकल्प में शामिल हुआ है। भारत ने मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस जारी की है, जिसमें राज्यवार निम्नीकृत भूमि की पहचान की गई है। चलिए तो जानते हैं संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन के बारे में, जिसकी हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। इसकी उत्पत्ति 1994 में हुई थी। यह मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। यह भूमि का संरक्षण करता है और उसे पुनः बहाल करना और एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण और अधिक संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य होता है। और इसमें सदस्य 197 पक्षकार देश है, और इन पक्षकारों में 196 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है, और भारत भी इसका सदस्य देश है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म के बारे में। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए मार्गदर्शन में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के बारे में जानें कि इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया, और रिपोर्ट के अनुसार सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म को बार आना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के जो पूर्वानुमान लगाए गए हैं उन्हीं के अनुरूप होता है, और ये तूफान विश्व में शुष्क भूमि के विस्तार, शुष्कता में वृद्धि और भीषण होते सूखे के संकेत हैं। अब आता है कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म के प्रभाव को देखते हैं कि यह 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11वां को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता की प्राप्ति की दिशा में प्रगति बाधित हो रही है, क्योंकि यह धूल जमा होने के कारण जल की गुणवत्ता में गिरावट करती हैं। ग्लेशियर पर धूल जमा होने पर इसकी उष्णता का प्रभाव बढ़ जाता है, इससे बर्फ के पिघलने की दर बढ़ जाती है। सैंड ब्लास्टिंग की वजह से पौधे टूट जाते हैं और धूल में दब जाते हैं, और पौधे की जड़ें बाहर दिखने लगती हैं, इससे कृषि उपज कम होती है। और सैंड ब्लास्टिंग अति महीन कणों का मृदा ऊपरी परत पर उच्च वेग से गिरता है, इससे मृदा और सतह पर ऊपरी परत का अपरदन हो जाता है। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों में देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि भूमि और जल का संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित होना चाहिए। मृदा के स्थिरीकरण के लिए संरचनात्मक उपाय किए जाने चाहिए, और इन उपायों में वन अवरोधक या विंड ब्रेक का निर्माण, कृषि वानिकी को बढ़ावा और वनीकरण शामिल होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसके अंतर्गत SDG की आवृत्ति को कम करने के लिए शुरू की गई पहलें, जैसे वैश्विक पहलों के अंतर्गत आती है कि 1994 में UNCCD को अपनाया गया, इसे 1996 में लागू किया गया।
फिर इसके बाद क्या आता है 2019 में UNCCD के पक्षकारों ने 14वें सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन कोएलिशन ऑन कॉम्बैक्ट पहल शुरू की है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म परियोजना शुरू की है। भारत द्वारा शुरू की गई पहलों में आती है कि अरावली श्रेणी के चारों तरफ बफर क्षेत्र बनाने के लिए अरावली हरित दीवार परियोजना शुरू की गई। जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए तहत राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत भी की गई। तो ये प्रमुख वैश्विक और भारतीय पहले स्टार्ट की गई हैं। अब आती है आपकी नेक्स्ट सुर्खियाँ। रेड सेंडर्स को RST सूची से हटाया जाना। साइट्स की स्थायी समिति ने 77वीं बैठक में रेड सेंडर्स को RST से हटाने का निर्णय लिया। RST यानी रेवेन्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेंड वस्तुतः पादपों और जंतुओं के निर्यात पर नजर रखने हेतु साइट्स द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी समिति यह जांच करती है कि देशों द्वारा प्रजातियों के निर्यात में साइट्स के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है और इस कार्यवाही में व्यापार पर निलंबन भी शामिल होता है। और भारत का रेड सेंडर्स 2004 में RST प्रक्रिया के अधीन आता है। रेड सेंडर्स को RST को हटाने और इसे उगाने वाले किसान इसके वैध व्यापार की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ सकेंगे, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि इसमें रेड सेंडर्स या लाल चंदन या एरा चंदन व रक्त चंदनम के बारे में जानें कि इसका वितरण जो है वह पूर्वी घाट के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की एक स्थानिक प्रजाति होती है। इसे पूर्वी घाट का गौरव भी कहा जाता है। इसकी संरक्षण की स्थिति को देखा जाए तो यह IUCN की लाल सूची में इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है और साइट्स के परिशिष्ट सेकंड में शामिल होता है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 6 के में सूचीबद्ध है। अन्य विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह वृक्ष के तने का गहन आंतरिक भाग एक लाल रंग के वर्णक स्टालिन से रंजित होता है और इसकी लाल रंग के कारण इसमें लकड़ी का मूल्य अधिक होता है। अब आता है साइट्स के बारे में जाने कि यह प्राणी जात या वनस्पति जात संकटग्रस्त प्रजातियों की एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन देशों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और पादपों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रजातियों के अस्तित्व पर समक्ष में खतरा उत्पन्न ना हो। यह साइट्स NLP के अंतर्गत 3 पक्षकारों की श्रेणियां रखी गई हैं, जिसमें श्रेणी 1 के अंतर्गत ऐसे कानून शामिल होते हैं जिसमें आमतौर पर साइट्स के कार्यान्वयन की जरूरी अनिवार्यताओं को पूरा करता है। दूसरा आता है कि ऐसा कानून जिसमें आमतौर पर यह माना जाता है कि साइट्स कार्यान्वयन के लिए जरूरी सभी अनिवार्यताओं को पूरा नहीं करता। और तीसरा आता है कि ऐसा कानून जिसके बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि यह साइट्स के कार्यान्वयन के लिए जरूरी अनिवार्यताओं को पूरा नहीं करता है। इसके संदर्भ में इसके 3 प्रमुख श्रेणियों को निर्धारित किया गया। अब आता है ट्रॉपिकल टिम्बर के बारे में। ट्रॉपिकल टिम्बर क्या है? इसे इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की परिषद की 59वां सत्र आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वन के संधारणीय प्रवर्धन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना है और इस सत्र में उष्णकटिबंधीय वनों द्वारा संधारणीय रूप से उत्पादित इमारती लकड़ी के अनुकूलन व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी के मुख्य उपयोग के बारे में जानते हैं कि इसका जो उपयोग है वह निर्माण कार्य में किया जाता है, जिससे मकानों, रेलवे स्लीपर्स, तटबंधों, जेट्टी इत्यादि में। ईंधन के संदर्भ में यह ईंधन घरेलू और औद्योगिक दोनों ईंधनों में किया जाता है और इसके अन्य उपयोग में जिसमें कागज, सिंथेटिक वस्त्र के उत्पादन इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी के स्रोतों के मुख्य खतरे के बारे में, जैसे वनों की कटाई होना, वनों का क्षरण होना। उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी के संबंध में शुरू की गई पहलों के बारे में आता है। पहला कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौता किया गया है। ITTO रणनीतिक कार्य योजना 2022 से 2026 में निर्मित की गई है। उष्णकटिबंधीय वन जैव विविधता के लिए ITTO जैव विविधता अभिसमय नामक सहयोगात्मक पहल शुरू की गई है और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन 1992 के तहत वनों को अंतर सहकारी पैनल और फोरम के रूप में स्थापित किया गया है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसकी हेडक्वार्टर योकोहामा जापान में है। इसकी स्थापना 1986-87 में अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसका कार्य संगठन में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय वनों में संधारणीय प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देना है और इसके यूरोपीय संघ में 75 सदस्य हैं। इसके सदस्यों को उत्पादक एवं उपभोक्ता श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल इसका एक शासी निकाय के रूप में कार्य करता है।
अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक नोआ दिहिंग म्यूजिकल फ्रॉग के बारे में। यह फ्रॉग जो है वह भारतीय वन्यजीव संस्थान के जीव विज्ञानियों ने अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कमलांग भू क्षेत्र में म्यूजिकल फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोजी है। इस प्रजाति का नाम जो है वह नोआ दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। नोआ दिहिंग ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। नोआ दिहिंग म्यूजिकल फ्रॉग की विशेषताओं के बारे में जाने तो यह निदिराना जीनस का एक मेंढक है। वो भारत में इस प्रजाति का मेंढक पहली बार पाया गया। इसके शरीर के मध्य भाग में हल्की क्रीम रंग की धारियां होती हैं और इसमें थूथन या गोल होते हैं और पीठ की हड्डी उभरी होती है। इसकी अनोखी आवाज के चलते ही म्यूजिकल फ्रॉग कहा जाता है। अब आता है हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन के जोखिम के बारे में आता है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से 40 मजदूर फंस गए। सुरंग ढहने का हादसा उत्तराखंड के निर्माणाधीन सिलक्यारा वारकोट सुरंग में भूस्खलन के कारण हुआ। सिलक्यारा वारकोट सुरंग दक्षिणी छोर पर इस अवस्थित यमुनोत्री को उत्तरी छोर पर स्थित धरासू से जोड़ेगी। यह 4 धाम 12मासी सड़क परियोजना का हिस्सा है। सुरंग ऐसे क्षेत्रों में बनाई जा रही है जहां चूना पत्थर और अन्य मुलायमी चट्टानें इसमें ढहने की प्रवृत्ति होती है। हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन होने की संभावना अधिक क्यों है? इसका एक पहला कारण आता है प्राकृतिक वरण का होना। विवर्तिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप आने वाले भूकंप भूस्खलन को सक्रिय कर सकते हैं। भारी वर्षा मृदा के जल में संतृप्त कर सकती है और सेलों की संरचनाओं में कमजोर कर सकती है। जलवायु परिवर्तन जनित तापमान में परमाक्रास्ट पिघल सकता है। इसके साथ ही मानव जनित कारणों को देखा जाए तो इसमें बांधों, सड़कों, अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के निर्माण में पहाड़ी ढलानों की प्राकृतिक स्थिरता में बदलाव आ जाता है। वनों की कटाई, सिंचाई, खनन गतिविधियां आदि भी भूस्खलन के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब आता है हिमालय और आल्प्स की तुलना की जाए तो हिमालय की इसकी विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो आयु का निर्धारण हिमालय के संदर्भ में अपेक्षाकृत नवीन जो कि 440 से 50 मिलियन वर्ष पहले निर्मित था। और आल्प्स में जो है वह प्राचीन रहा है और यह लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले निर्मित हुआ था। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण है वह भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ और आल्प्स पर्वत का निर्माण जो है वह अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के बीच के टकराव से हुआ था। विवर्तकीय गतिविधि को देखा जाए तो हिमालय के संदर्भ में विवर्तकीय गतिविधि जारी है और यह भूकंप का सक्रिय क्षेत्र होता है। और आल्प्स के संदर्भ में यह विवर्तकीय गतिविधि को देखा जाए तो यह सक्रिय लेकिन कम भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र होता है। भूवैज्ञानिक विशेषताएं हिमालयी क्षेत्र की देखी जाए तो यह गहरी घाटियों और ऊंची चोटियों सहित उबड़ खाबड़ संरचना वाला नवीन भूभाग होता है। और आल्प्स की भूवैज्ञानिक घटना विशेषताओं को देखा जाए तो यह यू आकार की घाटियों से युक्त पुरानी व घिस की चोटियों वाली पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। अब आता है सोमालिया में भीषण बाढ़ के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र ने सोमालिया में ऐतिहासिक सूखे के बाद आई भीषण बाढ़ वाली कई सदियों के बारे में यह घटना को कहा है। मानवतावादी मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार 2 जलवायु वियोग परिघटनाओं के संयुक्त प्रभाव के कारण सोमालिया में भारी बारिश की स्थिति और गंभीर हो गई, जिसके अंतर्गत 2 परिघटनाएं हैं जिसमें एल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में एल नीनो एक धनात्मक आईओडी सामान्य से अधिक वर्षा और बाढ़ का कारण बनते हैं। चलिए तो जानते हैं एल नीनो के बारे में कि एल नीनो एक जलवायु परिघटना होती है। इस परिघटना में मध्य पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागरीय सतह गर्म हो जाती है। आमतौर पर यह एल नीनो की परिघटना औसतन हर साल 2 से 7 साल में घटित होती है। इसमें महाद्वीप पर मानसून संचरण कमजोर हो जाता है। और इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में जाने तो यह इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है और इसे आईओडी पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर होता है और इसे द्विध्रुव कहा जाता है। इसके अंतर्गत 3 चरण होते हैं जिसमें धनात्मक चरण, ऋणात्मक चरण और तटस्थ चरण आता है। मानवीय मामले में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बारे में कि आपात स्थिति के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु मानवतावादियों को एक साथ लाने का कार्य भी करता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में एल नीनो की स्थिति के बारे में देखा जाए तो इसमें इंडोनेशिया के संदर्भ में इस एल नीनो की स्थिति को इस तरीके से दिखाया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट मिथिली चक्रवात के बारे में। मिथिली चक्रवात क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान संगठन ने जलवायु तूफान मिथिली को लेकर एक अपडेट जारी किया हुआ था। इस अपडेट के अंतर्गत यह तूफान बांग्लादेश के तट पर पार करने के बाद कमजोर होने कर गहन अवदाब और फिर अवदाब में बदल गया था। बहुत ही निम्न दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर उच्च वेग युक्त पवनें कुंडली के रूप में घूमती रहती है और मौसम की इस स्थिति को चक्रवाती तूफान कहा जाता है।
इस दौरान सतह पर वायु की अधिकतम औसत गति 34 से 47 समुद्री मील के बीच में होती है तथा गहन अवदाब की स्थिति में वायु की निरंतर अधिकतम गति 28 से 33 समुद्री मील के बीच होती है और अवदाब एक ऐसा चक्रवाती विक्षोभ होता है जिसमें सतह पर वायु की अधिकतम गति 17 से 33 समुद्री मील के बीच में होती है, जो कि 31 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह कार्य करता है। अब आता है भूकंपीय झटकों की श्रृंखला के बारे में। भूकंपीय झटकों की श्रृंखला के संदर्भ में देखा जाए तो आइसलैंड में 5500 से अधिक अपेक्षाकृत कम तीव्रता वाले भूकंप आ चुके हैं। भूकंपीय झटके के बारे में जाने कि ये इसका असर अपेक्षाकृत कम अवधि में अंतराल में आने वाली भूकंपों की एक श्रृंखला होती है और इस दौरान कोई विशिष्ट या शक्तिशाली भूकंप नहीं आता है। ये झटके कई हफ्तों तक जारी रह सकते हैं और इस दौरान हजारों की संख्या में कम तीव्रता वाले भूकंप आ जाते हैं। यह घटना ज्वालामुखी परिवेश, हाइड्रोथर्मल प्रणाली और अन्य सक्रिय भूतापीय क्षेत्रों में घटित होती, जिसमें आइसलैंड मध्य अटलांटिक तट का अवशिष्ट स्थिति होती है और इस कारण यह यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होता है। इसके संदर्भ में आता है। यहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक फिनिश होता है। एनवायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक फिनिश होता है। अब हम इसको शुरू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक किसके अंतर्गत आता है इस पार्ट में? सामाजिक मुद्दे या सोशल इशू के बारे में। सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में आता है जनजातीय कल्याण के बारे में कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान या पीएम जनमन शुरू किया हुआ है। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में दिया जाए तो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह तिथि बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें देश भर में जनजातीय समुदायों या भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई थी और इस यात्रा का उद्देश्य लोगों तक पहुंच बढ़ाना है और लोगों में जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इस यात्रा की शुरुआत देश की सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाले जिलों से होगी, जिसमें 25 जनवरी 2024 तक देश से सभी जिलों को यह कवर करेगी। अब जानते हैं पीएम जनमन के बारे में। पीएम जनमन जो है वह प्रधानमंत्री पीबीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के विकास मिशन की घोषणा है, जो केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य पीबीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है और इस मिशन के तहत 3 वर्षों के लिए कुल अनुमानित परिव्यय 24,104 करोड़ रुपए है और इस मिशन में 9 मंत्रालयों के समन्वय में 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य पीबीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास और स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करना है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। और इसके अलावा स्किल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100% टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण आदि की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित की जाएगी, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसके संदर्भ में कि बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं और उनके आरंभिक जीवन के संदर्भ में जाने कि बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में झारखंड के खूंटी जिले में उलीहातू में मुंडा जनजाति में हुआ था। उनके सामाजिक सुधार को देखा जाए तो यह उन्होंने प्रार्थना के महत्व, शराब से दूर रहने, ईश्वर में आस्था रखने, उचित व्यवहार पर जोर दिया था और इन्हीं के आधार पर उन्हें बिरसाई मत का शुरुआत की थी। उलगुलान आंदोलन के बारे में कि जनजातियों के शोषण और भेदभाव के खिलाफ बिरसा मुंडा ने उलगुलान या द ग्रेट ट्यूमुल्ट नामक आंदोलन की शुरुआत की हुई थी। इस आंदोलन के बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम में जनजातीय लोगों द्वारा गैर जनजातियों की भूमि देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। अब आता है विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह के बारे में, जिसे पीबीटीजी कहा जाता है। यह एक अनुसूचित जनजाति श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक विशेष एजेंट श्रेणी होती है, जिसे यूएन ढेबर आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1961 में पहली बार 1973 में आदिम जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कर दिया। पीबीटीजी की पहचान के लिए कुछ निर्धारित मानदंड हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि आदिम कृषि प्रणाली का प्रचलन होना, अन्य जनजातियों की तुलना में साक्षरता का निम्न स्तर होना, आर्थिक पिछड़ापन होना, घटती या स्थिर जनसंख्या होना। वर्तमान में 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से 75 पीबीटीजी हैं, जो कि ओडिशा राज्य में पीबीटीजी की संख्या सर्वाधिक 13 आती है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका
इसके अंतर्गत कि भारत में जनजातीय विकास के दृष्टिकोण को देखा जाए, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख दृष्टिकोण दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है हस्तक्षेप का दृष्टिकोण। यह एक ऐसा दृष्टिकोण होता है जो जनजातियों के अधिकारों और जीवन जीने के उनके पारंपरिक तरीके से हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर दूसरा आता है समावेशी दृष्टिकोण, जिसमें जनजातीय समुदायों की मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयास समाहित होते हैं और इस दृष्टिकोण के तहत उन्हें प्रमुख समुदायों की भाषा, रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इसके बाद आपका तीसरा दृष्टिकोण आता है समेकन दृष्टिकोण, जो इसका उद्देश्य जिम्मेदारीपूर्ण समझदारी के लिए जनजातियों और गैर जनजातियों की एक रचनात्मक समायोजन विकसित करना हो। यह दृष्टिकोण जनजातीय विकास के लिए पंचशील सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। तो इसके अंतर्गत 3 दृष्टिकोण आते हैं, जिसमें हस्तक्षेप, समावेशी और समेकन दृष्टिकोण इनके अंतर्गत आता है। अब आता है जनजातीय लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जानते हैं, जिसमें पहली आती है पहचान का संकट होना, दूसरा आता है विस्थापन और पुनर्वास होना, तीसरा आता है शिक्षा, चौथा आता है स्वास्थ्य उसके अंतर्गत, और आता है 5वां आता है ऋण के बदले श्रम का होना, फिर छठा आता है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, 7वां आता है उपेक्षा और भेदभाव का होना। इसके अंतर्गत इसमें कुछ चुनौतियां आती हैं। आप जानते हैं जनजातीय विकास के पंचशील सिद्धांत के बारे में, जिसमें पहला आता है कि लोगों के विकास में अपनी प्रतिभा के अनुरूप होनी चाहिए और उसे बाहरी मूल्यों के थोपने से बचना चाहिए। फिर दूसरा आता है भूमि और जल पर जनजातीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। जनजातीय समूह में प्रशासन और विकास के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें नेक्स्ट आता है कि इन क्षेत्रों में अभिशासन से संबंधित गतिविधियां सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। साथ ही इन क्षेत्रों में अनेक योजनाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। परिणामों का मूल्यांकन केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें निहित मानवीय गुणों और मूल्यों के आधार पर भी किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका कि आगे की राय में देखते हैं। आगे की राय में देखने के पहले देखते हैं कि जनजातीय कल्याण के लिए किए गए उपाय के बारे में। इसके अंतर्गत पहला उपाय आता है संवैधानिक उपाय, दूसरा आता है कानूनी उपाय और तीसरा आता है सरकारी योजनाएं। संवैधानिक उपाय के अंतर्गत आता है जिसमें अनुच्छेद 342 आता है और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। फिर आता है अनुच्छेद 244 जिसमें राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन अनुसूची 5 के अंतर्गत दिया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 275 जिसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान दिया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 338 ए जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के ये संवैधानिक प्रावधान कुछ इसके अंतर्गत दिए गए। अब आता है हमारा नेक्स्ट कानूनी प्रावधान, जिसके अंतर्गत पंचायत उपबंध अनुच्छेद सूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। फिर आता है सरकारी योजनाओं के संदर्भ में आता है सरकारी योजनाओं में जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। इसके अंतर्गत ये प्रमुख सरकारी योजनाएं आती हैं। अब आता है इसके अंतर्गत कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि पीबीटीजी की पहचान और उनकी कमजोरियों का आकलन करना चाहिए, जिससे हमें पीबीटीजी के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें विशेष रूप से डिजाइन की गई जनगणना और अभिलेख तैयार करना होगा और इसके तहत जनजातीय परिवारों की ऋणग्रस्तता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना और उनके ऋणों को चुकाने और उन्हें ऋण मुक्त बनाने के लिए रणनीति तैयार करना आवश्यक होता है। फिर आता है अधिकारों की मान्यता और विकास के दृष्टिकोण को देखा जाए तो यह जनजातियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों की सुरक्षा और अधिकार धारकों के सशक्तिकरण के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जनजातीय भूमि में आवासों पर विकास करने से पहले जनजातियों की सहमति ली गई और यह सहमति स्वतंत्र विकास कार्य करने से पूर्व या तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। शासन और सेवा वितरण संस्थान दिए जाने चाहिए, जिसमें सरकार व सेवा देने वाले सभी विभागों की एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां पीबीटीजीज की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए। फिर आता है पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में कि पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी निवारक उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिसमें शिक्षा का एक ऐसा पाठ्यक्रम विकसित होना चाहिए जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और स्थानीय भाषाओं का हो। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है सामाजिक
अलगाव और अकेलापन के संदर्भ में की सुर्खियों में हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा घोषित किया है। WHO ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है जिसमें अकेलेपन की समस्या से निपटने के लिए कार्य करेगा। इससे संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए कि WHO कमीशन ऑन सोशल कन्वेंशन के उद्देश्य से इस समस्या को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता प्रदान करने और इससे निपटने के लिए नए संसाधन उपलब्ध कराने हेतु देश को प्रेरित करना है। नए WHO के कार्य के बारे में देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि सामाजिक संबंधों पर एक वैश्विक एजेंडे को परिभाषित करना। दूसरा आता है जागरूकता को बढ़ावा देना और सहयोग स्थापित करना जो देशों, समुदायों और व्यक्तियों के लिए साक्ष्य आधारित समाधान प्रदान करेगा, इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है सामाजिक अलगाव और अकेलेपन के लिए जिम्मेदार कारक के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि प्रवासन और उससे जुड़े मुद्दे, दूसरा आता है व्यक्तित्व के प्रकार, तीसरा आता है प्रौद्योगिकियों और सोशल मीडिया के प्रभाव, फिर आता है काम में समय की कमी, पेशेवर विफलताएं, अधिक आयु के वयस्कों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के संदर्भ में जैसे एम्पैथी नेक्स्ट सिंड्रोम जो कि वृद्धावस्था में माता पिता के अकेलेपन की भावना को बढ़ावा देता है और ऐसी स्थिति में जहां बच्चे शिक्षा या करियर के लिए घर से दूर जाते हैं वहां एम्पैथी नेक्स्ट सिंड्रोम कहलाता है, इसके संदर्भ में इसे देखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार होना जिसमें यह देखा जाता है कि यह जेंडर, नस्ल या अन्य कारकों के आधार पर सामाजिक बहिष्कार के कारण सामाजिक अलगाव और अकेलापन उसमें उत्पन्न हो सकता है, इसके संदर्भ में आता है। अब जानते हैं सामाजिक संबंधों के बारे में देखें कि यह ऐसे व्यक्तियों के बीच होने वाला सामाजिक मेल मिलाप, आपसी संबंध, व्यक्ति की सामाजिक भूमिका तथा व्यक्ति, समुदाय या समाज के आपसी जुड़ाव की भावनाएं आदि शामिल होती हैं। कोई व्यक्ति किस हद तक सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है यह कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें पहली आती है संरचना, दूसरी आती है कार्य सामाजिक संबंध, तीसरा आता है गुण। संरचना के संदर्भ में आता है कि सामाजिक संबंधों के रूप में और विविधता तथा लोगों से मिलने की आवृत्ति होती है। दूसरा आता है कार्य सामाजिक संबंध से किस हद तक लोगों को अलग अलग आवश्यकता की पूर्ति होती है। तीसरा आता है गुण जो कि आपसी संबंधों और मेल मिलाप के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू के संदर्भ में देखा जाता है। संरचना के संदर्भ में उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें परिवार का आकार, मित्र मंडली का आकार और वैवाहिक या पार्टनरशिप में आता है। फिर दूसरा इसमें सामाजिक संबंधों के बारे में उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो यह भावनात्मक सहयोग, मार्गदर्शन और संकट के समय में सहयोग के संदर्भ में होता है। और गुण के संदर्भ में इसका उदाहरण आता है कि संबंधों से संतुष्टि होना, संबंधों में तनाव होना और सामाजिक समावेशन एवं बहिष्करण के संदर्भ में आता है। फिर आता है सामाजिक अलगाव और फिर आता है इसकी शब्दावली को जानते हैं जिसमें सामाजिक अलगाव का सर्वाधिक उपयोग किया गया है कि यह एक ऐसा इस सामाजिक अलगाव से आशय उससे होता है कि व्यक्तियों के साथ संबंधों का अभाव या बहुत कम या ना के बराबर सामाजिक समर्थन या संपर्क होने से होता है। अकेलापन यह अकेला या रहने या दूसरों से अलग होने की भावना होती है या किसी व्यक्ति के संपर्क के वास्तविक या वांछित स्तर के बीच में अंतर को दर्शाता है। इसका मतलब है कि यह बहुत सारे मित्रों वाला व्यक्ति भी अकेलापन महसूस कर सकता है, इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख शब्दावली आती है। अब आता है अत्यधिक परस्पर जुड़े समुदायों में होने वाले लाभ के बारे में जिसमें बेहतर स्वास्थ्य आउटकम का होना, सामुदायिक हिंसा कम होना, आर्थिक समृद्धि होना, अधिक नागरिक सहभागिता का होना और प्रतिनिधिक सरकार होना, प्राकृतिक विपदा को पहले से ही तैयार उन्हें प्रति सहनशील होना, इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके लाभ होते हैं। अब आता है सामाजिक अलगाव और अकेलेपन के प्रभाव के बारे में जैसे स्वास्थ्य का जोखिम होता है, अस्वास्थ्यकर आदतों को अपनाने की प्रवृत्ति होती है, असामयिक मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, खराब आर्थिक परिणाम आते हैं, शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सामाजिक अलगाव और अकेलेपन को दूर करने के लिए आगे की राह में देखते हैं कि सामुदायिक स्तर पर एक ऐसा परिवेश का निर्माण करना चाहिए जिससे सुरक्षित, लागत प्रभावी भौतिक अवसंरचना की पहुंच की गारंटी देने के लिए डिजाइन किया गया हो और इसमें आसपास के उद्यान और सामुदायिक केंद्र शामिल हो सकते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत स्तर पर इसमें अवचेतन मन को बनाए नए सिरे से सोचने के लिए तैयार करने हेतु माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे व्यक्तित्व कार्यक्रमों को अपनाया जाना चाहिए। सामाजिक स्तर पर अकेलेपन और इनके स्वास्थ्य से संबंधित दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिक अभियान शुरू करना चाहिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक शहरी बुनियादी ढांचे में सुगम्यता के बारे में कि हाल ही में दिव्यांगजनों ने के लिए मुख्य आयुक्तों की न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं जो कि दिव्यांगजनों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को नया स्वरूप महत्वपूर्ण साबित होता है। इससे संबंधित तथ्यों में देखा जाए तो न्यायालय को आदेश दिया गया है कि वह देश के सभी सरकारी कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ होने चाहिए। अगर कोई सरकारी कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ नहीं है तो उसे भूतल या किसी अन्य सुलभ स्थान पर स्थानांतरित करना होगा। और एक दूसरे मामले में न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जिस देश में व्यापार कर रही सभी स्थान भारतीय और विदेशी विमानन कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करें। अब आता है सुगम या आसानी से पहुंच योग्य अवसंरचना की
आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके संदर्भ में पहला आता है कि कानूनी अधिकार को लागू करने के संदर्भ में RPWD अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया गया है, जिसमें पिछली जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश की लगभग 2.21% आबादी किसी न किसी रूप से दिव्यांगता में पाई गई है। शिक्षा के अधिकार प्रदान करने के संदर्भ में कि इसमें 5 वर्ष तक की आयु के 3/4 दिव्यांग बच्चे, 5 से 19 वर्ष की आयु के 1/4 दिव्यांग बच्चे और 1/4 दिव्यांग बच्चे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते। आजीविका के अवसर के रूप पर देखा जाए तो जरूरतमंद दिव्यांगजनों को आजीविका के अवसर और कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। अलग अलग आवश्यकताएं होना कि दिव्यांगजनों की शारीरिक, संवेदनात्मक, मानसिक क्षमताओं को लेकर सुगम्यता संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती है और इसके लिए दिव्यांगों के अनुकूल अवसंरचनाओं के विकास के लिए विभिन्न कारकों, सुविधाओं, सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे जहाँ व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए रैंप आवश्यक है और वहीं दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्शनीय फर्श बनाना आवश्यक है। आर्थिक पहलू के संदर्भ में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दिव्यांगजनों के रोजगार की मुख्य धारा में शामिल करने में सकल घरेलू उत्पाद में 3 से 7% की वृद्धि होती है, जिसमें एक अनुमान के अनुसार यदि भारत की अर्थव्यवस्था में दिव्यांगों को समावेशी तरीके से शामिल करने में अनदेखी की जाती है तो उसे 210 बिलियन डॉलर से अधिक की क्षति हो सकती है। अब आता है सुगम्यता या आसानी से पहुंचने योग्य अवसंरचनाओं को स्थापित करने के लिए मुख्य चुनौतियों के बारे में कि सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्धारित भी लक्ष्य जिन्हें अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है, जैसे 2018 तक 25% बसों के दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की तुलना में 2022 तक केवल 8.73% बसें ही दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाई गई हैं। फिर आता है वर्ष 2018 तक 50% सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य में 2022 तक केवल 48.5% सरकारी भवन ही दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाए गए। निधि के संदर्भ में देखा जाए तो यह सभी सार्वजनिक स्थानों में दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन करने के लिए आवंटित किया जाने वाला धन काफी कम होता है, जिससे वर्ष 2023-24 में कुल बजट में से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को केवल 1,225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो कि कुल बजट का मात्र 0.027% होता है। विवाद निवारण में सुगम्यता संबंधी मुद्दों के संबंध में की गई सिफारिशों शिकायतों के निवारण की गति अत्यंत धीमी होती है। जागरूकता के संदर्भ में देखा जाए तो दिव्यांगजनों के बीच अपने अधिकार को लेकर जागरूकता का अभाव होता है। RPWD अधिनियम 2016 के प्रावधान के तहत सुगम्यता के दावा करना एक कानूनी अधिकार है, न कि कोई कल्याणकारी उपाय। आगे की राह में देखा जाए तो नगर पालिका प्राधिकरण के प्रोफेशनल पैनल के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशंस का लाया जाना, जिससे मॉडल भवन कानूनी और राष्ट्रीय भवन संहिता को संहिताबद्ध करना चाहिए। संसदीय प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू को दिव्यांगजनों के लिए और अधिक अनुकूल बनाने हेतु सिफारिशों के लिए संसद द्वारा एक सुगम्यता समिति का गठन किया जाना चाहिए। भौतिक डिजिटल परिवहन अवसंरचना की सार्वजनिक खरीद में सभी केंद्रीय और राज्य स्तर पर खरीद कानूनों और नीतियों में सुगम्यता मानदंड निर्धारित किया जाना चाहिए और इसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सुगम्यता संबंधी लक्ष्य पूरे होते हों, साथ ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक धनराशि की आवंटित की जानी चाहिए। अब आता है अवसंरचना को सुगम्य बनाने के लिए सरकार के लिए की गई पहलों के बारे में, जिसमें आता है सुगम्य भारत पहल, जिसका उद्देश्य पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित और उन्हें अनुकूल भौतिक पर्यावरण या परिवेश का निर्माण करना है, जिसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हैं। भवन की स्थिति, परिवहन क्षेत्र और ICT इकोसिस्टम इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2017 में दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए बाधा रहित भवनों के निर्माण हेतु सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश तथा स्थल संबंधी मानक जारी किए गए थे। फिर नेक्स्ट आता है दिव्यांगजनों के अधिकारों के कार्यान्वयन की योजना अधिनियम 2016 केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह मौजूदा सरकारी भवनों दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। फिर आता है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए दिव्यांगजन किसी भी ऐसे भवन या इमारत की रिपोर्ट कर सकेंगे जिसमें प्रवेश करना बहुत कठिन हो। फिर आता है ICT इकोसिस्टम, जो कि केंद्र या राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 603 सरकारी वेबसाइट को स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों के जरिए दृष्टिबाधित लोगों को आसान बनाया जाना चाहिए और भारतीय मानक ब्यूरो में दिव्यांगजनों के लिए दैनिक उपयोग हेतु वेबसाइट, एप्लीकेशन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं के डिजिटल प्रस्तुतियों के लिए 2 मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके संदर्भ में यह इस संरचना को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा ये प्रमुख पहलें की गई हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक मासिक धर्म
स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति 2023 के बारे में कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मासिक धर्म में स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति 2023 को जारी किया है। अब जानते हैं मासिक धर्म में स्वच्छता की नीति के बारे में कि यह नीति मानती है कि मासिक धर्म प्रजनन आयु की लड़कियों, महिलाओं सहित उनका अनुभव करने वाले अन्य सभी लोगों के लिए एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है। इसके अलावा यह नीति हमारे देश में मासिक धर्म से जुड़ी दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करती है, जिसे ऐतिहासिक रूप से नीति निर्माताओं ने समाज में इस जैविक प्रक्रिया को नजरअंदाज किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लड़कियों, महिलाओं, परिवारों, परिवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसका नीति का लक्ष्य सभी महिलाओं, लड़कियों या जिससे मासिक धर्म होता है वे सुरक्षित, स्वस्थ और कलंक या शर्म से मुक्त होकर मासिक धर्म के बारे में अपनी बात कहें। फिर आता है इसके डेटा बैंक को देखा जाए तो यह 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग का 78% महिलाएं हाइजीनिक मासिक धर्म प्रोटेक्शन का उपयोग करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की 73% महिलाएं, शहरी क्षेत्रों की 90% महिलाएं मासिक धर्म प्रोटेक्शन के हाइजीनिक तरीके का उपयोग करती हैं और बिहार में मासिक धर्म प्रोटेक्शन के हाइजीनिक तरीके का उपयोग करने वाली लड़कियों का प्रतिशत सबसे कम 59.7% आता है। रीति का इसमें स्पेन एक ऐसा यूरोपीय देश है जो कि महिला कर्मचारियों को यौन स्वास्थ्य से संबंधित कई अधिकारों के साथ साथ संवैधानिक मासिक धर्म अवदान भी प्रदान करता है। फिर आता है नीति की रणनीति के बारे में देखा जाए तो यह किफायती और सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों सभी की पहुंच सुनिश्चित करती है, सभी के लिए किफायती उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र विकसित करती है, निःशुल्क और सब्सिडी युक्त मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की एक पहल है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित आउटरीच कार्यक्रम चलाना और आपूर्ति श्रृंखला और वितरण प्रणाली में नेटवर्क को विकसित करना है। अब आता है कि इसके कुछ शब्दावली दी गई हैं, जैसे पीरियड पॉवर्टी के बारे में। इस शब्दावली का उपयोग मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन आदि की खरीद में महिलाओं और लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक समस्या को प्रकट करने के लिए किया जाता है और इस आर्थिक परेशानी ने मासिक धर्म के समय उपयोग की जाने वाली पैड, नैपकिन और टेम्पल्स के साथ साथ दर्द निवारक दवाओं की खरीद में भी पैसों की भी कमी शामिल है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका इसके अंतर्गत इसको निष्कर्ष के तौर पर समझा जाए कि हालांकि वर्तमान में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्वच्छ मासिक धर्म उत्पादों की पहुंच में सुधार के लिए कई पहलें शुरू की गई, लेकिन इसमें कई कार्यक्रम कुछ ऐसे कार्यक्रमों तक सीमित है जहां यथासंभव अधिक से अधिक वंचित महिलाओं तक पहुंचने के लिए इन पहलों का विस्तार करना आवश्यक था। मासिक धर्म स्वच्छता नीति मसौदे में एक ऐसी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है जहाँ मासिक धर्म को बिना किसी बाधा या भेदभाव के समझते हुए स्वीकार और प्रबंधित किया जा सके, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भारत में सरोगेसी की भारत में कि भारत में हाल ही में मुथुबेल बनाम भारत संघवाद ने सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के मातृत्व अधिकार की रक्षा करने हेतु सरोगेसी नियम 2022 में संशोधन करने पर रोक लगा दी है। मार्च 2023 में सरकार ने सरोगेसी नियम 2022 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत दाताओं की युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा है, जिसमें संशोधन में कहा गया है कि सरोगेसी की प्रक्रिया में नर एवं मादा युग्म को इच्छुक दंपति से लिए जाने चाहिए और इस मामले में मेयर रोग की तांस की कुंस्टर हॉसर सिंड्रोम से पीड़ित महिला ने 2023 में संशोधन को चुनौती दी थी और इस याचिकाकर्ता ने महिला के अनुसार उसके अंडाशय और गर्भाशय अनुपस्थित है, इसलिए वह सरोगेसी के लिए उनके अंडाणु के दाता नहीं बन सकती, इसके संदर्भ में आता है। इसमें मेयर रोकेस्टॉस की कुस्टर होकर क्या है, यह एक दुर्लभ जन्मजात बीमार है जो कि महिलाओं के प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है। यह सिंड्रोम गर्भाशय संबंधी पूर्ण बांझपन की वजह से बनता है। इसी रोग से पीड़ित महिलाओं के लिए बायोलॉजिकल तरीके से मातृत्व प्राप्त करने का एक तरीका जेस्टेशन सरोगेसी आता है। यहाँ पर इस तरीके के प्रमुख टॉपिक है जिसमें भारत में सरोगेसी कानून के संदर्भ में भी आता है, जिसे 2021 में लाए गए थे, जिसमें सभी के लिए पात्रता मानदंड है। फिर इस तरीके से इसकी जुड़ी कुछ चुनौतियां बताई गई, जैसे पुनः कार्रवाई या अपील, परस्पर विरोधी कानून का होना, अस्पष्टता होना, निजता का अधिकार होना, बाजपन की परिभाषा को इसके अंतर्गत बताया गया। आगे की राय में देखा गया है कि सामाजिक कलंक या लांछन से मुक्ति का होना, जागरूकता होना, स्पष्टता होना, शिकायत निवारण होना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है संक्षिप्त सुर्खियों में, जैसे जल दिवाली। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जल दिवाली, जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान शुरू किया है। इसे अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन या अमृत के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है, जो कि चरण फर्स्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश इसमें भागीदार रहे हैं, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों से वाटर गवर्नेंस की महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपकी नेक्स्ट सुर्खियां, महिलाओं के मामले में न्यायिक प्रक्रिया में देरी के संदर्भ में कि हालिया में भारत ने पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं के हर चरण में महिलाओं के प्रति भेदभाव को रेखांकित किया है और यह अध्ययन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक के एक प्रोफेसर के द्वारा किया गया। इस अध्ययन में भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मामलों में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज होने पर दोष सिद्धि तक अधिक समय लगता है, इसके संदर्भ में आता है।
अब आती है आपकी नेक्स्ट सुर्खियां, जिसमें खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ी की भागीदारी के संदर्भ में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतिस्पर्धाओं में ट्रांसजेंडर महिलाओं में भागीदारी लेने के बाद प्रतिबंध लगाया है। यह आईसीसी मेल प्यूनिटी हासिल कर चुके क्रिकेटर्स को अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतिस्पर्धाओं में खेलने से रोक दिया है, भले ही ऐसे खिलाड़ी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के जरिए पुरुष से महिला बने हों। इसके संदर्भ में ये प्रमुख आपकी हेडिंग है। अब आती है आपकी हेल्दी एजिंग के बारे में, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के भागीदारों ने हेल्दी एजिंग पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-23 से 2030 तक विषय पर पहली प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में 2020 से वृद्धजनों के बेहतर जीवन बनाने के लिए प्रयासों का उल्लेख किया गया। अब आती है आपकी नेक्स्ट सुर्खियां, जिसमें दिया गया है कि भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विनिमय के बारे में, जो कि हाल ही में यूजीसी में भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसर की स्थापना और संचालन विनिमय 2023 पर अधिसूचना जारी की है, जिसमें यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए एक विनियमकों को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य भारत की उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित किया गया है। अब आती है आपकी नेक्स्ट सुर्खियां, जिसमें दिया गया है कि साथी पोर्टल के बारे में, जो कि शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म के लिए साथी मतलब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम के उपयोग से प्रोत्साहन किया है। साथ ही जो पहल है वह साथी पहल को MOE के आई ने IIT कानपुर ने के सहयोग से शुरू किया था। यह ओपन लर्निंग असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि निःशुल्क उपलब्ध कराता है। अब आता है सोशल मीडिया पर सामाजिक सद्भाव के बारे में। नेपाल सरकार के अनुसार टिकटॉक ऐप सामाजिक सद्भाव के खतरा उत्पन्न कर रहा है, इसके लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। इससे उल्लेखनीय है कि कई देशों या संघों ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम आदि देश आते हैं। अब आता है आपकी नेक्स्ट सुर्खियां, उपभोक्ता व्यापार पर सोशल मीडिया का प्रभाव के बारे में, कि हाल ही में मेटा GWI ब्यूटी रिपोर्ट 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में फेसबुक व इंस्टाग्राम रील ने सौंदर्य उत्पादों की खरीद के मामले में 80% भारतीयों को पसंद किया हुआ है, इसके संदर्भ में है। अब यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें ये पार्ट 3 को कंप्लीट किया गया। और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।